टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा टैक्सेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सप्लाईज को लेकर के। देखिए साहब, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जो विषय है वो विषय ऐसा है कि कई बार हमें टॉपिक सुनकर के ऐसा लगता है कि ये शायद उतना रिलेवेंट टॉपिक नहीं है या शायद ये हमारे काम का नहीं होगा। लेकिन आज का अपना ये जो 2 घंटे का सेशन है, सेशन के बाद में शायद आप ये फ़ील करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में मिस करते हुए आए हैं, हमें उसको बहुत गौर से देखना चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश आज के इस सेशन में करेंगे। तो बेसिकली बड़ा क्रूशियल टॉपिक है आज का, जिस पे हम बात कर रहे हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सप्लाईज़। तो देखिए जहाँ पर भी हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सप्लाईज़ की, ये सप्लाईज़ जो है ये एक बड़ा नया और बड़ा यूनिक शब्द इजाद किया गया है जीएसटी कानून में। पहले हम बात करते थे परचेज़ की, हम बात करते थे सेल की, हम बात करते थे प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज़ की, हम बात करते थे मैन्युफैक्चरिंग की, हम बात करते थे एंट्री टैक्स की। तो वो सारे शब्द खत्म करके उन्होंने नया शब्द इजाद किया दैट इज़ सप्लाई। अब सप्लाई जो है वो दोनों तरफ हो सकती है। सप्लाई कैन बी इनवर्ड सप्लाई, सप्लाई कैन बी आउटवर्ड सप्लाई। अब बात ये है कि बहुत सारे केसेज़ में आप देखेंगे जिन क्लाइंट्स का आप टैक्स का कंप्लायंस का काम देखते हैं, तो सप्लाई में भी इनवर्ड सप्लाई और सप्लाई में भी आउटवर्ड सप्लाई। दैट मीन्स कि हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं जो सरकार को सेवाएँ देते हैं और हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं जो सरकार से सेवाएँ सेवाएँ लेते हैं। सरकार को सेवा देने वाले क्लाइंट तो बड़े स्पेसिफिकली आप लोगों को पता होंगे कि कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन होंगे आपके पास, बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स होंगे जो गवर्नमेंट की सप्लाईज़ है जिनकी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सरकार से सेवा लेने वाले आपके कितने क्लाइंट होंगे, तो आई वुड से 100% क्लाइंट आपके जो हैं वो सरकार से सेवाएँ लेते हैं, किसी न किसी फ़ॉर्म में। वो कैसे? अभी हम आगे अपने सेशन में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बात यहाँ पर हम करेंगे, हम केवल एक तरफ की बात नहीं करेंगे। आपके जो क्लाइंट सरकार को सेवाएँ देते हैं, वो तो इसमें कवर होंगे ही होंगे, उन पर तो हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आपके जो क्लाइंट जो सरकार से सेवाएँ ले रहे हैं, उनके ऊपर भी हमें विशेष तौर से चर्चा करनी है, उनकी टैक्सेबिलिटी क्या होने वाली है, उन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो सेशन है, ये आपके सारे ही क्लाइंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। आप उसमें ये ना फ़ील करें कि हमारे पास तो कोई ऐसा क्लाइंट ही नहीं है जो सरकार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा टैक्स पेयर नहीं है जो सरकार को कोई सप्लाई करता है, तो ये सेशन हमारे काम का नहीं है। आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू कि जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, सारे के ऊपर आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो बिल्कुल 100% एप्लीकेबल है। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस फर्स्ट सेट द एजेंडा ऑफ टुडेज़ डिस्कशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका आज का जो हमारा डिस्कशन है, उसकी हम एक आउटलाइन यहाँ पर सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या-क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे एग्ज़म्पशन ऑन सप्लाइज़ मेड बाय गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसी सप्लाईज़ की हम बात करेंगे जो सरकार करती है। सरकार बहुत सारी जो सप्लाई किया करती है, हम उस पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उस पर क्या एग्ज़म्पशन्स आपको अवेलेबल हैं। सेकंड हम बात करेंगे एग्ज़म्पशन ऑन सप्लाईज़ मेड टू गवर्नमेंट। ऐसी सप्लाईज़ जो कि आपने सरकार को दिया है, सरकार को आप इसमें टू और बाय का डिफरेंस आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ऐसी सप्लाई जो कि सरकार कर रही है, उस पर हम एक बात करेंगे। ऐसी सप्लाईज़ जो सरकार को की जा रही है, गवर्नमेंट को की जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम 2 नोटिफ़िकेशंस की चर्चा करने वाले हैं। एक नोटिफ़िकेशन नंबर 12/2017 की हम बात करेंगे और एक नोटिफ़िकेशन नंबर 13/2017 की बात करेंगे। तो देखिए साहब, जीएसटी की प्रैक्टिस करते समय आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पर कुछ बड़े महत्वपूर्ण नोटिफ़िकेशन हैं, कई सारे इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस हैं, वो तो आपकी टिप्स पे होने ही चाहिए। जहाँ पर सर्विसेज़ के एग्ज़म्पशन की बात आती है, तो वहाँ पे नोटिफ़िकेशन नंबर 12/2017 आपके काम का है। 12/2017 इज़ देयर टू हेल्प यू। तो सर्विसेज़ का एग्ज़म्पशन, किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर एग्ज़म्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ये बात आपको निश्चित करनी है, तो ये निश्चित करने के लिए आपके पास नोटिफ़िकेशन नंबर 12/2017 है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट कर लीजिए कि सर्विसेज़ के एग्ज़म्पशन के लिए हमें नोटिफ़िकेशन नंबर 12/17 देखना है, हमेशा। हमेशा आप उसको रेफ़र कीजिए, तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। सेकंड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर के एक और नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 यानी 13/2017। जहां पर भी किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है। तो इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम नोटिफिकेशन नंबर 12 की बात करेंगे, हम नोटिफिकेशन नंबर 13 की बात करेंगे।
खास तौर पर गवर्नमेंट सप्लाईज की जहां तक बात होती है उनके रिस्पेक्ट में। इसमें बहुत सारी दूसरी अलग अलग बातें भी कही गई हैं, हम उन चीजों की चर्चा आज नहीं करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली टॉपिक्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट सप्लाईज, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और उसके बाद मैंने कुछ केस स्टडीज आप लोगों के लिए बनाई हैं, तो उन केस स्टडीज पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इन पॉइंट्स पर रहेगा। तो इन पॉइंट्स को लेकर के अब हम अपना सारा एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस थिंग। तो उसमें जो कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम अपना सेशन शुरू करने से पहले आपके सामने रखना चाहेंगे, वो की पॉइंट्स क्या हैं? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहली चीज, आप गवर्नमेंट को सप्लाई करें या गवर्नमेंट आपको कोई भी सप्लाई करे, तो सप्लाई जो भी होगी उसमें दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है उसमें कि वो गुड्स की सप्लाई हो, एक हो सकता है कि वो सर्विसेज की सप्लाई हो। तो गुड्स की सप्लाई के संबंध में क्या नियम लगेंगे और सर्विसेज की सप्लाई के संबंध में क्या नियम लगेंगे, तो एक चीज तो आप बिल्कुल अपने माइंड में ही क्लियर कर लें कि अगर आप गवर्नमेंट को कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं या गवर्नमेंट आपको कोई गुड सप्लाई कर रही है, तो दोनों ही केसेस में किसी सम्मानीय सदस्य का माइक शायद ऑन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो म्यूट कर लें। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को आप गुड सप्लाई करें या गवर्नमेंट आपको गुड सप्लाई करे, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। गुड्स की सप्लाई को उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसा कि एक आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इस तरीके की गुड्स की सप्लाई को ट्रीट करते हैं। जैसे मैं एक सेलर हूं, आप एक परचेजर हैं, मैं आपको गुड्स बेचूंगा तो मुझे आपसे टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देना है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट के केस में आप गवर्नमेंट को गुड्स बेच रहे हैं या गवर्नमेंट आपको गुड्स बेच रही है, तो उसका ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कंप्लायंस में कोई परिवर्तन नहीं है। तो एज फार एज गुड्स आर कंसर्न, वो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक नॉर्मल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को ट्रीट किया जाता है। तो गुड्स की सप्लाई जहां तक भी बात होगी, भले वो गवर्नमेंट इट इज सप्लाइड टू गवर्नमेंट और इट इज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, इन बोथ द केसेस गुड्स का जो टैक्सेबिलिटी होगी, टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स विल बी ट्रीटेड एज अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, और उसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स का सिस्टम होता है वो रन करेगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है जीएसटी लॉ में जहां तक गुड्स की बात है। अच्छा, तो सब सप्लाई के केस में एक तो बात हो गई गुड्स की। अब जो दूसरी बात है वो हम बात कर रहे हैं सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के केस में हाँ, यहाँ पर डिफरेंस है। अगर गवर्नमेंट आपको कोई सर्विसेज दे रही है या गवर्नमेंट आपसे कोई सर्विसेज ले रही है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट, देयर हैज बीन गिवन अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। तो ये एक बात आपको विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप सर्विसेज गवर्नमेंट को दें या गवर्नमेंट से सर्विसेज लें, दोनों ही केसेस में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है उस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। फाइन। तो साहब एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई, हमारा 50% काम तो यहाँ खत्म हो जाता है जब हम बात कहते हैं कि साहब सप्लाई दो तरीके की हो सकती है, गुड्स की हो सकती है, एक सर्विसेज की हो सकती है। तो जो गुड्स की सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई तो एक नॉर्मल जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जहां तक सर्विसेज की सप्लाई की बात है वहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अब जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसका एक लेआउट क्या है वो मैं आपके साथ में आपके सामने रखना चाहूंगा। वो क्या उसका लेआउट है, काइंडली ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसमें यूं कहा गया कि जो आपकी गवर्नमेंट सप्लाईज हैं, जो सर्विसेज हैं, उसमें केवल 3 सर्विसेज ऐसी होंगी जिसपे सरकार फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स देगी। अब जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ बहुत क्रूशियल बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हमारा जो सारा डिस्कशन होने वाला है वो इसी इसी पॉइंट पर डिपेंड करता है। हम क्या बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट केवल 3 सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में देगी। दैट मीन्स कि 3 सर्विसेज जिनका नाम मैं अब आपके सामने लेने जा रहा हूं, केवल उन सर्विसेज के ऊपर सरकार फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगी। इन 3 सर्विसेज के अलावा अगर कोई सर्विस सरकार देती है तो या तो उस सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12 में, या उस सर्विस के ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट के ऊपर डाल दी गई है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, मैं जो बात कह रहा हूं बहुत ही रिलेवेंट बात है, इसको आप चाहें तो कहीं नोट करके रख लीजिए। There are only 3 services on which the tax has to be paid by the government under forward charge mechanism.
इन 3 सर्विसेज जिनका नाम मैं अभी आपको लेने वाला हूं, इन 3 सर्विसेज पे ही केवल सरकार टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में जमा करेगी। इन 3 सर्विसेज को छोड़ करके बाकी जितनी भी सर्विसेज होंगी, उनको या तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि साहब इस पे टैक्स ही नहीं लगने, और जिनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है वो टैक्सेबल हैं। टैक्सेबल तो हैं, लेकिन उन टैक्सेबल सर्विसेज के ऊपर टैक्स देने की जवाबदारी सर्विस रेसिपिएंट के ऊपर डाल दी गई है। दैट मीन्स कि अगर आप सरकार से कोई सर्विसेज लेते हैं तो 3 सर्विसेज है जिसमें फॉरवर्ड चार्ज में सरकार आपसे टैक्स वसूल करेगी और जमा करवाएगी। अगर वो 3 सर्विसेज छोड़ दी जाए तो बाकी की जो सर्विसेज हैं उसको या तो एग्जेम्पशन दे दिया गया है, और अगर एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है तो बीइंग रेसिपिएंट, यानी हम जब अपने क्लाइंट के लिए बात करेंगे तो हमारा जो क्लाइंट गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहा है उसके केस में उसको या तो उसको रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी आती है। आप समझ रहे हैं जो मैं बात कह रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड क्या है? उसका मैग्नीट्यूड ये है कि आपके बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट से सर्विसेज लेते हैं, या उसको मैं दूसरी भाषा में कहूं, दूसरे शब्दों में कहूं, तो उसका मतलब ये है कि बहुत सारे आपके क्लाइंट ऐसे होंगे जो किसी ना किसी नाम पर सरकार को कोई पेमेंट करते हैं। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक फीस दी जाती है, नगर निगम, नगर पंचायत जो होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम पे फीस दी जाती है। कई बार कोई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें फीस देनी पड़ती है किसी सरकारी डिपार्टमेंट को। इस तरीके के बहुत सारे, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब खर्चों की आप डिटेल देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे हेड मिलेंगे जहां पर आपके क्लाइंट ने सरकार को कोई पेमेंट किया हुआ है। तो सरकार को जो पेमेंट किया है ऑब्वियस सी बात है उस किसी सर्विस के अगेंस्ट है, या तो कोई उसमें किसी रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए उसको सरकार को पेमेंट करना पड़ा। सो यहां पर अभी हम जो सारी चर्चा आपसे कर रहे हैं वो ये है कि आपको हर केस में जहां आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड देखेंगे, एक्सपेंडिचर जब देखेंगे और आपको पता चलेगा कि सो एंड सो एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड बाय द टैक्स पेयर, और उसके ऊपर फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी तो नहीं आती। अगर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी उसके ऊपर आती थी तो क्या आपके टैक्स पेयर ने वो जमा करवाई है? अगर रिवर्स चार्ज के ऊपर आने वाली टैक्स लाइबिलिटी को आपने जमा नहीं करवाया है तो इन दैट केस भविष्य में तो वो लाइबिलिटी खड़ी रहेगी, वो आपको ब्याज के साथ जमा करानी पड़ेगी। और जब आप जमा कराएंगे तो हो सकता है जब तक आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का समय सीमा निकल चुके। तो आज का जो सेशन है उसका रिलेवेंस ये है कि जब आप देखेंगे कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ खर्चे ऐसे खड़े हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की जानी चाहिए थी और नहीं की गई है, तो उसमें आपका या टैक्स कंसल्टेंट का वहां पे रोल ये आएगा कि आपको उन एक्सपेंडिचर के ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करवानी है, और उसका अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का समय बचा हुआ है तो उसमें आप आईटीसी ले लीजिए, तो रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का टैक्स बर्डन आपके टैक्स पेयर के ऊपर नहीं आएगा, और उसमें आपके भविष्य में जो आने वाली इंटरेस्ट के साथ लायबिलिटी उससे भी आप बच पाएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा पिछले 4 साल के इतिहास में जीएसटी के कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी आती थी, लेकिन हमने उसको जमा नहीं कराया तो वो ब्याज के साथ लायबिलिटी खड़ी हुई है, और आज हम इस स्थिति में हैं कि उसमें रिवर्स चार्ज में इनपुट भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन भविष्य में ना बने उसके लिए हमें ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि ये सारी चीजें हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो जो क्रूशियल पॉइंट्स थे वो बड़े साफ हैं कि गुड्स को लेकर के कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है जीएसटी कानून में। सर्विसेज को लेकर के हाँ स्पेशल ट्रीटमेंट है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट का खाका क्या है? उसका खाका ये है कि 3 सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर सरकार फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगी। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स का मतलब ये है कि जब आप सरकार से वो सर्विसेज लेने जाएंगे तो सरकार उस पर जीएसटी चार्ज करके आपको बिल देगी, आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगी और फिर वो अपने जीएसटी विभाग के खाते में जमा करवा देगी। तो वैसे 3 सर्विसेज कौन-सी हैं, उसको समझने की कोशिश करें। वो 3 सर्विसेज हैं, एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, सेकंड है पोर्ट और एयरपोर्ट की सर्विसेज, और तीसरी है इंडियन रेलवेज की सर्विसेज। ये तीनों सर्विसेज से हम शायद वाकिफ हैं। क्या तीनों सर्विसेज कहती हैं, समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात हम करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज जिसमें आपका स्पीड पोस्ट एक बड़ी कॉमन सर्विसेज है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस एक कॉमन सर्विस है, उसमें जो एजेंसी सर्विसेज हैं वो बड़ी कॉमन सर्विसेज हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सर्विसेज हैं जिनके ऊपर सर्विस टैक्स जीएसटी लगता है, तो आपको पता है कि जब आप स्पीड पोस्ट करवाने जाते हैं तो स्पीड पोस्ट में मान लीजिए 100 रुपए चार्जेस हैं, तो इस पे 18% के रेट से जीएसटी चार्ज करके 118 रुपए आपसे वसूल किया जाता है। तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसपे सरकार फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स वसूल करती है।
सेकेंड टाइप ऑफ सर्विस है पोर्ट और एयरपोर्ट की सर्विसेज। पोर्ट और एयरपोर्ट की सर्विसेज से हमारा बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता, हम बहुत ज्यादा उससे डे टू डे बेसिस पे नहीं डील करते, क्योंकि ये एयरलाइन से लिए जाते हैं। तो जितने भी पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स रन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर जब एयरक्राफ्ट आकर के रुकता है तो उससे पार्किंग चार्जेस और डिफरेंट डिफरेंट नाम से बहुत सारे चार्जेस वसूल किए जाते हैं। तो एयरलाइन से जितने भी चार्जेस वसूल किए जाते हैं, तो जो पोर्ट या एयरपोर्ट एयरलाइन से चार्जेस वसूल कर रहा है, उसके बाद फॉरवर्ड चार्ज में वो टैक्स वसूल करते हैं। एंड थर्ड सर्विसेज है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज की ये सर्विस ऐसी है जिसको कॉमनली हम लोग जानते हैं कि जब हम एसी का टिकट बुक करते हैं, जब हम थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी का टिकट बुक करते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। सो केवल ये तीन सर्विसेज ऐसी हैं जिस पर सरकार फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देती है। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देने का मतलब ये है कि जब वो हम उनसे पैसा उनको देते हैं, तो उस पर जीएसटी चार्ज करके हमसे वसूल कर लेती है और फिर वो जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करवाती है। बाकी इन तीन सर्विसेज के अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं, या तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, और अगर एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, अगर वो टैक्सेबल है, तो टैक्स देने की जिम्मेदारी टैक्स रेसिपिएंट के ऊपर, जो सर्विस रेसिपिएंट है उसके ऊपर डाल दी गई। अच्छा, तो क्या सारे ही रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स देने के लिए लायबल हैं? इसको भी समझने की जरूरत है। बात ये है, अब एक एग्जांपल समझिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, उसको आप अपने जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है या जो हमारा इसका चैट बॉक्स है, आप वहां पर इसको डाल सकते हैं। क्या हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं एक ऐसा व्यापारी हूँ, मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, मेरी छोटी सी एक शॉप है जिसमें मैं कुछ सामान रख करके बेचता हूँ। आई एम अ ट्रेडर, 40 लाख से कम मेरा टर्नओवर है, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसी दौरान मैंने सरकार से कोई सर्विसेज ली, मान लीजिए गवर्नमेंट की 10,000 रुपए की कोई फीस थी जो मुझे जमा करनी पड़ी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि नहीं साहब, आपको तो 10,000 रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी। लोकल लेवल पे इस तरीके के कई बार लॉ है। 10,000 रुपए मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दे दी, या किसी नगर निगम को कहा कि भाई 10,000 रुपए का एक पेमेंट मुझे करना है। अब बात यह है कि क्या जब नगर निगम को मैं 10,000 रुपए का पेमेंट करूंगा, 10,000 रुपए का पेमेंट जब नगर निगम को करूंगा, तो क्या उसमें मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी? और अगर मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी आती है, तो मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, तो क्या उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करवाने के लिए मुझे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? सो माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि एक छोटा सा ट्रेडर जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, इसलिए उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अगर वो नगर निगम को 10,000 रुपए का पेमेंट करता है किसी भी चार्जेस के बदले में, तो क्या उसके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी? दिस इज माय क्वेश्चन। आप अपने प्रश्नों के जवाब या तो चैट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं। नो नो नो, अजय कुमार बोथरा साहब ने यस कहा है। चलिए साहब, मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो नो वालों की है। बहुत सारे लोगों ने हमें आंसर नो में दिया है, तो समझ लेते हैं कि साहब इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए साहब, यहाँ पर बात ये आ रही है कि आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है बिजनेस एंटिटी के ऊपर। पहली बात तो ठीक है साहब, हम तो बिजनेस एंटिटी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक ट्रेडर हैं, और 40 लाख से कम का टर्नओवर है। बट द लाइबिलिटी वुड बी, आरसीएम की लाइबिलिटी होगी ओनली इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैं ट्रेडर हूं और गुड्स में डील कर रहा हूं, तो मेरे लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, वो कितनी है सर? वो है 40 लाख रुपए। अगर मेरा टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड नहीं करता है, सो इन दैट केस मुझे आरसीएम की लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी। तो जितने भी लोगों ने नो लिखा है, वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। उसमें आरसीएम की, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी, आप समझिए ना कितनी बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी वहां हो जाती कि अगर मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूं, मैं मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम है, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। सिर्फ एक छोटा सा ट्रांजेक्शन था, वो भी कंपलसरी ट्रांजेक्शन है। गवर्नमेंट के जितने भी पेमेंट है, मोर और लेस वो कंपलसरी ही होते हैं कि उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, या आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी केवल और केवल तभी होगी जब मेरा टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको एक्सीड करता हो। अगर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता है, सो इन दैट केस आई एम नॉट लायबल टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। उसमें मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी भी नहीं आएगी मेरे ऊपर। दिस इज द पॉइंट विच आई एम मेकिंग है। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन था, उसमें बिल्कुल क्लियर बात यह है कि अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता है, सो इन दैट केस देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी ऑन मी। सो आई थिंक ये जो कुछ की पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया, वो क्लियर हैं। मूविंग अहेड विद दिस,
तो जो अब हम एग्जेम्पशंस को डिस्कस करने वाले हैं, देखिए बहुत जरूरी बात क्या है, अब हम जिस डिस्कशन के जिस पड़ाव पर आ गए हैं, वहां पर अब हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए 3 सर्विसेज जो हैं, स्पीड पोस्ट वाली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज हैं, पोर्ट और एयरपोर्ट की सर्विसेज हैं, या आपका इंडियन रेलवेज की जो सर्विसेज हैं, इन 3 सर्विसेज को छोड़ करके बाकी की सर्विसेज या तो एग्जेम्प्टेड हैं या उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। तो सबसे पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो जिस सर्विस पे आरसीएम में टैक्स जमा कराने की बात कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो, तो फिर आरसीएम की तो लायबिलिटी ही नहीं बनती। इफ सर्विस इटसेल्फ इज एग्जेम्प्टेड, देन देयर इज नो पॉइंट इन पेइंग द टैक्स अंडर आरसीएम। सो यहाँ अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हमारा जो एग्जेम्पशंस हैं, सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज के जो एग्जेम्पशंस हैं वो हमें बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे। तो एक-एक करके अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एग्जेम्पशंस के बेसिस है, वो क्या-क्या होंगे? सबसे पहली बात कि जो एक्टिविटी बेस्ड एग्जेम्पशन होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी उन्होंने कहा कि साहब ये एक्टिविटी होगी तो ये एग्जेम्प्टेड है। रेसिपिएंट कौन है, प्रोवाइडर कौन है, उसकी बात नहीं है। एक्टिविटी इटसेल्फ इज एग्जेम्प्टेड, तो हम उसकी बात करेंगे। सेकंड, बेस्ड ऑन रेसिपिएंट। सेकंड, उन्होंने कह दिया कि साहब अगर इस पर्टिकुलर सर्विस का रेसिपिएंट सरकार होगी या इस पर्टिकुलर सर्विस का रेसिपिएंट सो एंड सो पर्सन होगा, तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और एक होता है बेस्ड ऑन प्रोवाइडर। अगर एक पर्टिकुलर सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो एग्जेम्प्टेड है, अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई व्यक्ति प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगी। तो वो भी एक बेसिस होता है, और कई बार इनके कॉम्बिनेशंस भी बन जाते हैं। किसी सो एंड सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, देन ओनली एग्जेम्प्टेड। सो अब हमें ये बेसिस समझना पड़ेगा कि जो एग्जेम्पशन के बेसिस हैं वो 3 बेसिस हैं। या तो एक्टिविटी को एग्जेम्प्ट किया जाता है, या बेस्ड ऑन रेसिपिएंट को एग्जेम्प्ट किया जाता है, या कई बार बेस्ड ऑन प्रोवाइडर उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, कई बार इनका कॉम्बिनेशन बना दिए जाते हैं। तो लाइक दिस इट इज गोइंग ऑन, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो एक-एक करके अब हम एग्जेम्पशन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है, जो बहुत सारी सर्विसेज पे एग्जेम्पशन हमें प्रोवाइड करता है। आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो केवल गवर्नमेंट सप्लाई के ऊपर जो जो गवर्नमेंट सप्लाई से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं, वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ एंट्री नंबर 6। जब आप नोटिफिकेशन नंबर 12 देखेंगे तो उसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं, बहुत सारी एंट्रीज। तो मैं एंट्री नंबर 6 इसलिए मैंने मेंशन किया कि आपको जब ओरिजिनली अगर नोटिफिकेशन में इसको सर्च करना है तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आप एंट्री नंबर 6 को जाकर के देख लीजिए, सीरियल नंबर 6 के ना। जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको एक विशेष तौर से बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है या इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है, क्योंकि वो पूरा मीनिंग ही चेंज कर देगा। अगर बाय और टू में अगर कहीं फंबलिंग हुई, बाय और टू में अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ, तो वो सारा मीनिंग चेंज कर देगा। अभी हम एंट्री नंबर 6 की जो बात कर रहे हैं, एंट्री नंबर 6 टॉक्स अबाउट सर्विसेज बाय, यानी इसमें प्रोवाइडर कौन होगा, प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज कौन होगा, सप्लायर कौन होगा, इसमें गवर्नमेंट सप्लायर होगा। सो बात बड़ी क्लियर है कि सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ये सर्विसेज दे रही हैं तो उस पर एग्जेम्पशन है। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग सर्विसेज। यानी उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस देंगे तो उस पर एग्जेम्पशन है, लेकिन उसमें से ये जो 4 सर्विसेज हमने नीचे दे रखी है इनको छोड़ देना, इस पे हम एग्जेम्पशन नहीं दे रहे हैं। एम आई क्लियर सर? तो यहां पर अब हम बात करें कि जो 4 पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं ए बी सी डी, इनके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। एग्जेम्पशन उन्होंने जनरल एग्जेम्पशन दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी जो भी सर्विसेज देंगे उन पर एग्जेम्पशन है, सिवाय इन 4 के। इन 4 को छोड़ दीजिए। तो कौन कौन सी 4 सर्विसेज है जिन पे एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा, वो हम समझ लेते हैं। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी। देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज हैं, इनकी सर्विसेज को उन्होंने एग्जेम्पशन के दायरे में नहीं रखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है तो फिर वो एग्जेम्पशन के दायरे में आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आपको और हमें पता है कि जब हमारे पास इनकम टैक्स से या जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है, तो वो जो नोटिस आता है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है, और स्पीड पोस्ट की ये जो सर्विस है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को कोई सर्विसेज दे रहा है बाय द वे ऑफ स्पीड पोस्ट, तो उसके ऊपर फिर ये एग्जेम्पशन अवेलेबल होगा, क्योंकि एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन हो गया। तो बड़ी क्लियर सी बात है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के अलावा आप ये हम स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई एग्जेम्पशन की बात नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के हमें जो बात समझने की है वो ये है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया एंट्री नंबर 6 में, सिवाय 4 को छोड़ के। तो सिवाय 4 में कौन कौन सी, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा, वो पढ़ा कि स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज के ऊपर हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एग्जेम्पशन हम दे देंगे अगर ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को दी जा रही हैं तब। तो आई थिंक ये पॉइंट नंबर ए से हम बहुत ज्यादा कन्विंस हो चुके हैं और ये क्लियर हो चुकी है बात। नाउ मूविंग अहेड, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट। तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज आने वाले पॉइंट नहीं है, ये एयरलाइंस वगैरह को जो सर्विसेज दी जाती हैं पोर्ट या एयरपोर्ट के द्वारा, उनके लिए बात कर रहे हैं, तो वो भी एग्जेम्पशन के दायरे से बाहर है, मतलब उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये सेकंड बात हो गई। थर्ड बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी सरकारें जो गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देती हैं बाय वे ऑफ रेलवे ही देती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की अगर सर्विसेज दे रही हैं सरकारें, तो वो एग्जेम्पशन के दायरे से बाहर रहेंगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि रेलवे के केस में टिकट के ऊपर सर्विस जीएसटी लगता है। सिमिलरली जब हम कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बाय रेलवे, तो उसके ऊपर भी जीएसटी की लायबिलिटी आती है। तो ये तीन तो बातें हो गई। अब हम आ जाए फोर्थ एंट्री में। फोर्थ एंट्री इज वेरी वेरी क्रूशियल एंट्री। उसने कह दिया एनी सर्विस, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं पहले उस बात को समझ लीजिए। हम ये पढ़ रहे हैं कि किसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। ऐसी सर्विसेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती हैं, और उनके उसमें जो एक्सक्लूजन दे रखे हैं, यानी इन सर्विसेज को हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। दैट मीन्स अब हम जो फोर्थ एंट्री पढ़ने वाले हैं, बात ये हो रही है कि वो टैक्सेबल सर्विसेज की हम बात करेंगे, कि ऐसी सर्विसेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है, विच इज टैक्सेबल, विच इज नॉट एग्जेम्प्टेड, तो हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। एनी सर्विस अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 1 टू ए टू सी एबो, तो जो ऊपर ए टू सी जितनी भी हम बात कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके लिए सेपरेट एंट्रीज बना दी गई हैं। प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, उन्होंने कह दिया जी जितनी भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटीज को प्रोवाइड करेंगी, वो एग्जेम्प्टेड नहीं होंगी। इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं? इसका इसका मीनिंग जो है बहुत ब्रॉड हो गया। एंट्री नंबर जो पॉइंट नंबर डी है, पॉइंट नंबर डी ने बहुत इसका स्कोप बहुत ब्रॉड कर दिया है। उन्होंने कह दिया जी एनी सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, उसके ऊपर तो आपको जीएसटी देना ही देना पड़ेगा। क्या बात कह दी साहब, ये तो स्कोप बहुत बढ़ गया कि किसी भी बिजनेस एंटिटी को। इसका मतलब क्या है कि नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर कोई सर्विसेज दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो हाँ साहब उस पर तो एग्जेम्पशन अवेलेबल है, बिल्कुल क्लियर है। बीइंग अ बिजनेस एंटिटी, अगर मैंने सरकार को कोई पेमेंट किया और उस पेमेंट के अगेंस्ट में मुझे पेमेंट किया, तो इन दैट केस क्या वो सर्विस टैक्सेबल होगी? तो अभी तक जितना पड़ा उसके हिसाब से तो हाँ साहब एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। एंट्री नंबर 6 में तो टैक्सेबल हो जाएगी, अगर कोई दूसरी एंट्री उसको एग्जेम्प्ट करती है तो बात अलग है। तो अभी हम दूसरी एंट्रीज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो बिजनेस एंटिटीज को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने कोई सर्विसेज दे रखी हैं, सो इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल। हाँ, बिजनेस एंटिटी के अलावा अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल किसी सिटीजन ने कोई सर्विस ले रखी है सरकार से, बहुत सारी बार ऐसा होता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें बहुत सारे पेमेंट सरकार को करने होते हैं, तो क्या उन सर्विसेज के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी हमारे ऊपर आएगी? तो पॉइंट इज दैट कि आरसीएम की लायबिलिटी तो छोड़िए साहब, वो पहली बात तो एंट्री नंबर 6 में जाकर के एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, यानी पहले तो उन्होंने कह दिया सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन फिर बाद में आकर के कह दिया कि साहब बिजनेस एंटिटी को जो सर्विसेज देंगे वो एग्जेम्पशन के दायरे से बाहर होंगी। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस एंटिटीज को अगर आपने कोई सर्विसेज दी हैं, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 6। हाँ, बाकी की एंट्रीज अभी हम देखने वाले, और भी अभी हम नोटिफिकेशन हमने पूरा तो पढ़ा नहीं,
जब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी एंटिटीज देखेंगे तो अगर उसमें एग्जेम्पशन दे दिया है तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। तो यही रीजन था कि जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया था तो मैंने आपको ये कहा था कि केवल 3 सर्विसेज ऐसी हैं जिनके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देती है, बाकी की सर्विसेज या तो एग्जेम्प्टेड हैं या उसके ऊपर टैक्स देने की जवाबदारी बिजनेस एंटिटी के ऊपर है। आपके कुछ प्रश्न अभी चैट बॉक्स में आ रहे हैं। विनय कुमार अग्रवाल साहब ने कुछ प्रश्न किया है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अभी मैं एक बार प्रेजेंटेशन अपना कंटिन्यूएशन में पूरा कर लूं और उसके बाद में फिर हो सकता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान ही आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, और नहीं मिलेगा तो हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसमें हम सारे प्रश्न ले लेंगे। नाउ अब हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 13 की रिलेवेंट एंट्री जो है उसकी। नोटिफिकेशन नंबर 13 किस चीज की बात करता है? वो बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। नोटिफिकेशन नंबर 13 टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जिनके ऊपर टैक्स देने की जवाबदारी रेसिपिएंट की होगी। वो समझ लेते हैं वो कौन सी सर्विसेज की बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 5A ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ला दिया है। ये क्या बात करती है? सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। अब देखिए यहां पर भी वही बात हो गई। अभी हम जो नोटिफिकेशन नंबर 12 से जो एंट्री डिस्कस करके आए उसी का रिफ्लेक्शन आपको यहां मिलेगा। उन्होंने क्या कह दिया जी? सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को अगर किया है एक्सक्लूडिंग, अब इसमें से क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्यों एक्सक्लूड किया है? इसलिए किया है क्योंकि साहब उसकी जो नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 5A, उसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कहा है। अभी हम एंट्री नंबर 5A पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो पहली बात की रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को उन्होंने यहां से बाहर कर दिया। एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड, और ये जो सर्विसेज स्पेसिफाइड लो में अगर आप देखेंगे 1 2 3 रोमन में जो लिखा हुआ है इसमें एग्जैक्टली वही बात है जो भी हम पढ़ कर के आए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, एयरपोर्ट और पोर्ट की सर्विसेज, एंड हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स की। सो बड़ी क्लियर सी बात यहाँ पर ये है कि सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, सेम लैंग्वेज यहाँ पर। तो वो सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। क्यों इनको क्यों बाहर किया हुआ है? क्योंकि इनके ऊपर टैक्स जो है फॉरवर्ड चार्ज पे लिया जा रहा है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो बड़ी क्लियर सी बात यहाँ पर हम कह रहे हैं, सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो। तो क्लियर सी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसी भी अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देंगी, कौन सी सर्विसेज देंगी? ये 3 सर्विसेज छोड़ करके, पोस्ट वाली सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट, पोर्ट एयरपोर्ट की सर्विसेज, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को देंगी, उसके ऊपर टैक्स देने की जवाबदारी बिजनेस एंटिटी की होगी। उस पर टैक्स देने की जवाबदारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की नहीं होगी, ऐसा नोटिफिकेशन नंबर 13 में लिखा है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल है तो फिर बिजनेस एंटिटी बच जाएगी। यानी आपके और हमारे लिए करने योग्य जो काम है, आपके और हमारे लिए जो चीज करने की है वो ये है कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो जो भी गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उस पर एग्जेम्पशन अवेलेबल है। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है उसमें। अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है तो रिवर्स चार्ज में हमें उस पर टैक्स डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा। सो दिस इज द पॉइंट विच आई एम मेकिंग। तो एंट्री नंबर 5 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू एंट्री नंबर 5A। 5A में जो बात की जा रही है वो की जा रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के क्या बात की जा रही है समझिए। Services supplied by central government, state government, union territory, local authority by way of renting of immovable property to a person registered under central or state Central Goods and Service Tax Act। किस चीज की बात हो रही है साहब? कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कोई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दे रही है, किसको? ऊपर वाले पॉइंट में जो एंट्री नंबर 5 थी उसमें बात हो रही थी बिजनेस एंटिटी की, 5A में बात हो रही है रजिस्टर्ड पर्सन की। तो ये एक डिमार्केशन आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा।
जैसे बहुत सारे, मेरे ख्याल से इंडिया का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां पर लोकल अथॉरिटीज ने शॉप बना करके किराए पर ना दी हो। जनरली लोकल अथॉरिटी, जो नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायतें होती हैं, बहुत सारे मार्केट ऐसे होते हैं कि वो नगर पालिका, नगर पंचायत ने बनाए होते हैं और वो उसको उन्होंने किराए पर दे दिया होता है। सो बहुत सारे शहरों में आपको इस तरीके के मार्केट्स मिल जाएंगे। आप अपने शहर को भी अगर याद करें तो आपको कोई ना कोई मार्केट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर लोकल अथॉरिटी ने एक पूरा मार्केट बनाया है और उसकी दुकानें किराए पर दे रखी हैं। किराया बड़ा नॉमिनल सा होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट इज दैट। तो इस तरीके की रेंटिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी की अगर सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, किसको? एक रजिस्टर्ड पर्सन को। सेंट्रल और गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर रेंटिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देने की जवाबदारी किसके ऊपर आ जाएगी? उस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर आ जाएगी। दैट मीन्स मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे एक शॉप है जो कि एक नगर निगम के प्रमाइसेस में मैं अपना शॉप चला रहा हूं, और नगर निगम को मुझे मान लीजिए 1,000 रुपये महीना किराया देना पड़ता है, क्योंकि बहुत नॉमिनल किराया होता है। तो अगर 1,000 रुपये महीना में नगर निगम को किराया देता हूँ, साल भर में 12,000 रुपये का मैं किराया देता हूँ, और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। मेरा टर्नओवर हो सकता है 40 लाख से ज्यादा हो, या सर्विस प्रोवाइडर हो तो 20 लाख से ज्यादा हो। आई एम रजिस्टर्ड पर्सन। सो इन दैट केस आई नीड टू डिस्चार्ज tax on a reverse charge basis on this rent of ₹12,000। तो ये एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो जहां तक गवर्नमेंट सप्लाईज की रिवर्स चार्ज की बात है, तो ये एंट्री नंबर 5 एंड 5A आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और भाई साहब, ये एक आपको समझ लेनी पड़ेगी कि माइनिंग, जो हमारे अभी जितने भी माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, या आप लोगों के पास में माइनिंग के केस में बहुत सारे केसेस होंगे, तो उसमें जो रॉयल्टी हम पे करते हैं सरकार को, वो एक बड़ा डिस्प्यूट पूरे इंडिया में चल रहा है कि रॉयल्टी के ऊपर क्या रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी आती है, और आती है तो कितने परसेंट से आती है। तो उसकी समस्या की जो जड़ है वो एंट्री नंबर 5 है। रॉयल्टी इज व्हाट? रॉयल्टी को यूं माना गया कि वो एंट्री नंबर 5 में इट इज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी। जब कोई भी माइनिंग एक्टिविटी करता है, कोई भी एक व्यक्ति जो माइनिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको सरकार को माइन करने के बदले में एक पेमेंट करना होता है, जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं। तो जो रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं, तो रॉयल्टी को ये माना गया कि इट इज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटी, हेंस इट इज लायबल फॉर आरसीएम अंडर एंट्री नंबर 5 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। मैटर इज अंडर डिस्प्यूट। बहुत सारी रिट पिटीशंस फाइल हैं पूरे इंडिया में। लेट्स होप फॉर द सम गुड डिसीजन। बट आज की डेट में अगर हम बात करें, तो जो रॉयल्टी के ऊपर हमें आरसीएम पे करना पड़ता है, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो राहुल सर, कुल ये तो मिला नवनी सर, ये तो सभी के लागू होगी जितने भी जगह में रेत के ठेके उठते हैं। जहाँ भी एग्जैक्टली, नदियों के किनारे रेत के ठेके उठ रहे हैं, नदी गंगा जी किनारे रेत के ठेके हैं, सब पे लागू होगा ये तो। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सर बिना रॉयल्टी के तो ठेके देती ही नहीं है। जी, वही सबको रॉयल्टी देनी पड़ती है डीएम के यस यहाँ। यस, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है सर, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। जब से जीएसटी आया है, 4 साल हो गए सर। तो मतलब कोई हाईकोर्ट शायद ऐसा नहीं होगा देश का जहां पर इससे संबंध में रिट पिटीशन फाइल नहीं हो। तो लेट्स होप फॉर सम गुड डिसीजन इन दिस रिगार्ड। सो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम सोचते हैं, अगर आप इसको और गहराई से सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर शायद ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। हम सिंपली पढ़ करके निकल जाएं, उससे काम नहीं आसान होगा। भविष्य में इसको लेकर के लाइबिलिटी आ सकती है। इसलिए ये जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, और इसको आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो साहब, मैं बार बार अपना जो एक कंसेप्ट है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं उसको। वो ये है कि गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देती है, केवल 3 सर्विसेज हैं जिसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। उन 3 सर्विसेज को छोड़ करके बाकी जो सर्विसेज बच गई, उसके ऊपर या तो रिवर्स, या तो वो एग्जेम्प्टेड होंगी, या उसके ऊपर टैक्स देने की जवाबदारी रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी के ऊपर आ जाएगी। तो हम अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल है। एंट्री नंबर 6 तो हमने पढ़ लिया। एंट्री नंबर 6 ने बड़ा साफ कह दिया कि साहब, बिजनेस एंटिटी को अगर कोई भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने दिया है, सो इन दैट केस उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। अब हम बाकी की एंट्रीज ये ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम बाकी की एंट्रीज में ये ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या कोई दूसरे एग्जेम्पशन अवेलेबल है, सो दैट कि हम रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी से बच पाए। तो समझते हैं। अब हम एंट्री नंबर 6 से आगे बढ़ के एंट्री नंबर 7 पर आ गए। अब हम एंट्री नंबर 7 पर जब आ गए, तो एंट्री नंबर 7 क्या कहती है वो समझ लीजिए। एंट्री नंबर 7 ने ये कहा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as make it eligible for exemption from registration under goods and service tax act।
तो बड़ी क्लियर सी बात यहाँ पर ये हो गई, अंग्रेजी भाषा में अपन ना उलझें, उसको शुद्ध हिंदी में समझने की कोशिश करें, तो बड़ी क्लियर सी बात ये हो गई कि उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जेम्पशन दे दिया। देखिए एंट्री नंबर 6 में क्या कहा कि भाई बिजनेस एंटिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई सर्विसेज दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी ने कोई सर्विस दे दी, तो उसके हम एग्जेम्पशन के दायरे में नहीं रखेंगे, उसको तो टैक्सेबल कर दिया। अब इसमें सारी बिजनेस एंटिटी आ गई, उसमें तो एक छोटा सा चाय वाला, पान वाला, जिसका बेचारे का 2 लाख रुपए का साल भर का टर्नओवर ना हो, वो भी आ गया, वो भी बिजनेस एंटिटी है। सो अब कैसे उसको बचाया जाए? तो उसमें उन्होंने कह दिया कि बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट विच इज टू विच द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यानी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसका कंसेप्ट कहां लाया गया? एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 6 ने तो बैंड बजा दी थी कि उसने सारी बिजनेस एंटिटी को इसमें कवर कर दिया, लेकिन एंट्री नंबर 7 ने थोड़ी सी राहत दी। उन्होंने कहा कि किसको लगेगा और किसको नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि भाई जिनका एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट तक का है, उन लोगों को हम इसको बख्श देते हैं, यानी एक छोटा सा चाय वाला, पान वाला, जिसकी 40 लाख या 20 लाख से कम का टर्नओवर है, जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने लायबल नहीं है, सो इन दैट केस उनके ऊपर फिर ये वाला, तो उसके लिए वो एग्जेम्पशन है। यानी जैसे मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया था, जिसको जो एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मेरी एक छोटी सी शॉप है, 40 लाख तक का मेरा टर्नओवर है, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अब किसी को नगर निगम को 10,000 रुपए का पेमेंट करता हूँ, तो क्या उस 10,000 रुपए के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करा करके रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा? तो मैंने जो आपको आंसर नो दिया था, उसका रीजन ये है कि एंट्री नंबर 7 में ये बड़ा साफ कह दिया गया है, क्योंकि मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, सिंस माय टर्नओवर इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, तो मेरे ऊपर ये एग्जेम्पशन मुझे मिल जाएगा, और एग्जेम्पशन मिल जाएगा तो फिर आरसीएम की लायबिलिटी से मैं बच जाऊंगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा एंट्री नंबर 7। ये छोटे जो डीलर्स हैं उनकी मदद करेगा, लेकिन आपके और हमारे पास तो ऐसे व्यक्ति आते ही नहीं है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। हमारे पास तो व्यक्ति आते ही तब है जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। जनरली अगर हम जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं तो द पीपल विल कम, द एक जो भी व्यापारी है वो हमारे पास तब आएगा जब उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो एंट्री नंबर 7 उस केस में भी काम नहीं करेगी। तो हम आगे की एंट्रीज देखते हैं कि आगे की एंट्रीज किस तरीके से काम करेंगी। उसके पहले एक फूड फॉर थॉट मैं आपको देना चाहता हूँ, एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पर अभी अब आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप मुझे या तो YouTube के चैट बॉक्स में या आप अपना Zoom के चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अब देखिए सिचुएशन क्या है। सर प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जयपाल जी आपसे रिक्वेस्ट है। ना हम यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने रखना चाह रहे हैं। What shall be the situation where a person is engaged in provided exempted services only, having aggregate turnover exceeding the threshold limit, and making the payment to the government for certain services? अब देखिए यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल आपको मालूम है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और एक हॉस्पिटल प्योरली हेल्थ केयर सर्विस में ही इन्वॉल्व है, तो उसका टर्नओवर हो सकता है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना भी हो सकता है, क्योंकि वो 100% एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में ही इन्वॉल्व है। और हॉस्पिटल है तो साहब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी परमिशन लेनी पड़ती है उसको, क्योंकि बायो वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है उसके संबंध में। अब उसने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कोई फीस पे की हॉस्पिटल ने फॉर टेकिंग परमिशन, सो इन दैट केस क्या इसके ऊपर उनको आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। सर्वजीत जी कह रहे हैं नो टैक्स लाइबिलिटी। संतोष मिश्रा जी नो, अवधेश शर्मा जी नो, शिवमंगल जी नो, रजत चंद्रवंशी जी नो। ठीक सर। तो साहब बड़ी क्लियर सी बात यह है, उन्होंने क्या कर दिया, एंट्री नंबर 7 पे मैं आपको दोबारा लेकर के चलता हूँ। उन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया कि भाई अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है तो आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। दैट मीन्स दैट हॉस्पिटल, क्योंकि वो कोई टैक्सेबल सप्लाई कर नहीं रहे, प्योरली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो प्योरली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं, दे आर नॉट लायबल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। सिंस दे आर नॉट लायबल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड, हैंस एंट्री नंबर 7 वुड बी अवेलेबल टू दैट हॉस्पिटल। तो एंट्री नंबर 7 का जो एग्जेम्पशन है वो वहां पर उस हॉस्पिटल को मिल जाएगा, और इसलिए उस हॉस्पिटल को जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वो फीस पे कर रहा है उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं बनेगी। सो ये एक बड़े क्रूशियल पॉइंट्स हैं। क्या हो रहा है कि बड़ी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर। हो सकता है कि कभी हम चर्चा करने बैठे हैं तो कुछ पॉइंट्स पर हमारे कुछ सदस्यों की राय ये हो कि नहीं इसके ऊपर तो आरसीएम पे टैक्स बनेगा,
और कुछ सदस्यों की राय ये हो कि आरसीएम पे टैक्स नहीं बनेगा। तो ये बड़ी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि टैक्स लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। और जब आप और हम दोनों ही जब टैक्स कंसल्टेंट्स हैं और वहां पर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो जब डिपार्टमेंट आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वहां पर तो डिस्प्यूट होने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट हमेशा यही चाहेगा। अगर ये प्रश्न डिपार्टमेंट से पूछा जाए तो डिपार्टमेंट तो बोलेगा नहीं साहब 100% टैक्स लगेगा, हम कैसे मान लें कि नहीं लगेगा। तो अगेन बात वहीं पर डिस्प्यूट की आएगी, और उन डिस्प्यूट्स को हमें कैसे हैंडल करना है, वो अगर हमारे पास प्रॉपर उसकी रीजनिंग होगी तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। सो काइंडली ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लीगल पोजीशन, और उसके बेसिस पे आपको जो भविष्य में आने वाले डिस्प्यूट्स हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो साहब यहाँ तक तो ये बात हो गई। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो बात की कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जितनी भी सर्विसेज सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है उस पर हमने चर्चा की। अब मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। समझिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट की अब मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो एंट्री नंबर 3 एंड 3A ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, नोटिफिकेशन नंबर 12 की दो एंट्रीज की अब चर्चा मैं आपसे करूंगा। नोटिफिकेशन नंबर एंट्री नंबर 3 और 3A, 3 एंड 3A, दीज टू एंट्रीज आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। ये किस चीज की बात करेंगे, तो ध्यान रखिए अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। हम सर्विसेज सरकार से नहीं ले रहे, हम सरकार को सर्विसेज दे रहे हैं। तो किसी भी एग्जामिशन नोटिफिकेशन या आरसीएम को देखते समय आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है। मतलब अब मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूं वो क्या बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप इस एंट्री में फॉल करेंगे तो आप सरकार को कोई भी सर्विसेज दे दें वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा एग्जम्पशन हो जाएगा, यानी आपके बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं। और एक चीज और समझिए कि आजकल बहुत सारे जो टेंडर्स निकलते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस निकलते हैं, कि सरकार ने कह दिया कि भाई साहब ये जो टेंडर की कीमत होगी ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल होगी, अगर इस पर टैक्स लायबिलिटी आती है तो आपने ही डिस्चार्ज करनी है। जो ठेकेदार है जिसने ठेका लिया है उसने ही टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, हम अलग से टैक्स नहीं देंगे। अगर इस तरीके का टेंडर है तो अगर 18% की टैक्स लायबिलिटी है तो आप समझिए कि उसके प्रॉफिट मार्जिन में 18% का प्लस माइनस हो सकता है। और अगर वो एग्जेम्प्ट हो गई, अगर आपकी सलाह पर वो पर्टिकुलर सर्विस आपने एग्जेम्प्ट करवा दी, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन 18% से बढ़ जाएगा। जो जीएसटी लायबिलिटी उसको पे करने की निकलती थी वो बच जाएगी। तो इस एंट्री को बड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योर सर्विसेज। प्योर सर्विसेज का मतलब होता है 100% विशुद्ध सर्विसेज, यानी उसमें कोई भी गुड्स का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एंड अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग एनी गुड्स। यानी उसमें कोई भी कंज्यूमेबल या किसी प्रकार के गुड्स का कोई रोल नहीं है, जिसको हम कहते हैं जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे आप और हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये होती है प्योर सर्विसेज। अगर उसमें कहीं भी गुड्स का एलिमेंट इन्वॉल्व है तो इन दैट केस इट इज नॉट अ प्योर सर्विस। पहली चीज की क्या होना चाहिए था, प्योर सर्विसेज। इट इज प्रोवाइडेड टू whom? It is provided to सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और अथॉरिटी। ये देखिए चार शब्द तो हम बड़ी देर से रिपीट करते हुए आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब अपने नगर निगम, नगर पंचायत, ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर दो उन्होंने नए शब्द इन्वॉल्व किए हैं, नए शब्द ऐड कर दिए, वो कर दिया गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होता है, गवर्नमेंट एंटिटी क्या होता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में आगे। by way of an activity in relation to functions entrusted to panchayat under article number 243G or of the constitution, or in relation to function entrusted to the municipality under article 243W of the constitution। देखिए पढ़ने में ये बड़ा हैवी लगता है, उसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। उसका सिंप्लीफिकेशन ये है कि उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत का जो संविधान है, उसमें दो शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12। उसमें उन्होंने पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम को कुछ फंक्शंस इंटरेस्ट किए हैं। यानी भारत का संविधान ये कहता है कि पंचायत को क्या काम करने चाहिए और म्यूनिसिपैलिटीज को क्या काम करने चाहिए। तो उसके लिए शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें उन्होंने कुछ काम करने को कहती है। तो ये एंट्री हमसे ये कहती है कि कोई भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने अगर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को अगर ऐसी कोई सेवाएं दी हैं जो कि शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में दिए गए काम से संबंधित हैं, सो इन दैट केस उसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल है।
कहने का मतलब ये कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12 देखना पड़ेगा। अगर शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12 में जो काम दिए गए हैं, अगर उनसे संबंधित काम के रिलेशन में कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, तो उस पे 100% एग्जेम्पशन अवेलेबल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल क्या, एक साइटेशन मैं आपको साथ में देना चाहता हूं। इन केस ऑफ वन एडवांस रूलिंग ऑफ मध्य प्रदेश, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, केस का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, जिसका काम जिसका काम है कि जो जितने भी मध्य प्रदेश शासन के विभाग हैं, उनकी जो नीतियां चल रही हैं उनका विश्लेषण करके उनको बताना कि आपकी इस नीति में ये सुधार की आवश्यकता है या आपको नई नीति जो बनानी है वो उस तरीके से बनाई जानी चाहिए। तो इस इंस्टीट्यूशन के पास में कई सारे अलग अलग डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं जो कि फील्ड में जाकर के रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद में सरकारी विभागों को ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो नीतियां हैं उनमें ये खामी है, इनको ऐसे सुधारा जा सकता है, जो नई नीतियां बनानी है उस पर सलाह दी जाती है। तो प्योर सर्विसेज दी जा रही हैं। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस है, इस तरीके की इंस्टीट्यूशन मैं समझता हूँ कि भारत के हर राज्य में होंगी, नाम भले कुछ भी हो। तो उनका काम बड़ा साफ है, वो मध्य प्रदेश शासन के सारे विभागों के लिए रिसर्च वर्क करके उनकी जो नीति निर्धारण है उसमें सहयोग करती थी। तो अब बात ये आती है कि इसके संबंध में जब बात ये आई कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के विभाग हैं, जब ये उनके लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो जो मध्य प्रदेश शासन के विभाग हैं वो इनको पैसा देते हैं रिसर्च करने के लिए, कि भाई आप हमारे लिए रिसर्च करके एक स्टडी तैयार कीजिए, और स्टडी तैयार करने के बाद में हमें सलाह दीजिए कि हमारी जो नीतियां हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए, उसको उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, कि हम जो नई नीति बनाने जा रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें या ना करें। तो सरकारी विभाग इस इंस्टीट्यूशन को रिसर्च करने के लिए पैसे देता है। तो ये जो इस इंस्टीट्यूशन को रिसर्च करने के लिए जो पैसा मिलता है, इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। या उसको और हम फाइन ट्यून करें तो बात ये है कि जो पैसा इस इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है, ये एंट्री नंबर 3 में फॉल करता है कि नहीं करता है, ये एक प्रश्न आपके सामने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने रखा गया। दिस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हैज बीन आर्ग्यूड बाय मी ओनली। मध्य प्रदेश एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो आप देखेंगे तो आपको जजमेंट मिल जाएगा। तो ये जो प्रश्न था एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने, फॉर्चुनेटली इट हैज बीन टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ये इसको फाइनली प्रोनाउंस किया, क्योंकि आप ये प्योर सर्विसेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं, और ये ऐसे फंक्शंस के अगेंस्ट में दे रहे हैं which are interested to the panchayat and municipality under article 243G and 243W, hence the exemption shall be available। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी। अब देखिए, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी भी बड़े वर्ड हैं। देखिए, जहां पर सरकारी डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है सर्विस, वहां पर तो सारी चीजें ठीक है। बहुत सारी जगह सरकार अपने सरकारी विभाग के फॉर्मेट में नहीं, दूसरे फॉर्मेट में काम करती है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे आपके पास इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर सोसाइटी के फॉर्म में सरकार काम कर रही होती है। जैसे एक स्टेट हेल्थ सोसाइटी है, शायद हर राज्य में होती है, और हर जिले लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है, जिसका जो लीगल स्ट्रक्चर होता है वो है सोसाइटी। वो एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, जिसमें जितने भी उसके मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। जनरली उसमें जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या जो जिले के कलेक्टर होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं, अगर इनको भी सेवाएं दी गई हैं और वो सेवाएं उस तरीके की हैं जो कि आर्टिकल नंबर 243G और 243W में स्पेसिफाइड है, सो इन दैट केस उनके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो खास बात आपको जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आप इस केस में ये देख लीजिए कि आपका जो क्लाइंट सर्विसेज दे रहा है, क्या वो एंट्री नंबर 3 में फॉल करता है, और अगर करता है तो उसके ऊपर ही एग्जेम्पशन मिलेगा। तो पहली बात तो एंट्री नंबर 3 की हमने ये की, और अब 3A की हम यहाँ पर बात कर लें। 3A पर अगर हम बात करें तो 3A टॉक्स अबाउट, अभी हमने ऊपर बात की केवल प्योर सर्विसेज की, 3 और 3A में केवल इतना सा डिफरेंस है कि 3A में उन्होंने गुड्स की भी चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं।
गुड्स भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। दैट मीन्स कि 25% तक अगर आपके गुड्स हैं तो भी एग्जेम्पशन मिल सकता है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि नगर निगम नगर पालिका ने हमें क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया। नगर निगम का तो काम है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के दौरान उन्होंने, नगर निगम की ड्यूटी है कि साहब वो अलग अलग गली मोहल्लों में जाकर के सैनिटाइजेशन का काम करें। अब उस दौरान मान लीजिए जो नगर निगम नगर पालिका है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वहां पर जाकर के सैनिटाइजेशन का काम कर पाए। उन्होंने किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया और ये कहा कि भाई आप इसको, इस पर्टिकुलर एरिया को आपको सैनिटाइज करना है। उस सैनिटाइज करने में केमिकल भी लगेगा, उसमें जो भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो भी लगेंगे, जो भी उसमें मटेरियल यूज होगा। अगर टोटल वैल्यू में से गुड्स की जो वैल्यू है वो 25% से कम है, 25% तक है, सो इन दैट केस उस पर भी एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो इस तरीके के केस, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें आप देखेंगे किस तरीके के केसेस आपके पास में होंगे। सो डेफिनेटली द एग्जेम्पशन अंडर एंट्री नंबर 3A कैन बी एंजॉयड डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं। सो एंट्री नंबर 3 एंड 3A इज देयर, जो कि ये बात करती है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल एंटिटी। तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होता है और गवर्नमेंटल एंटिटीज क्या होता है, तो वो उन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो आई थिंक कि ये जो डेफिनेशन है ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस डेफिनेशन। वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। दोनों की डेफिनेशन मैंने अपने प्रेजेंटेशन में यहाँ पर मेंशन की हुई है। ये डेफिनेशन है गवर्नमेंटल अथॉरिटी की और अब ये डेफिनेशन है गवर्नमेंटल एंटिटी की। सो इन बोथ द केसेस यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी क्लियर सी है कि गवर्नमेंटल एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को भी अगर कोई सर्विसेज दी गई हैं, सो इन दैट केस इट विल बी देयर। ना अब आर्टिकल 243G क्या कहता है, 243W क्या कहता है, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन माय प्रेजेंटेशन। तो 11 शेड्यूल आपके सामने है। 11 शेड्यूल में करीब 28 एंट्रीज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने नंबरिंग अभी नहीं की है यहाँ पर, लेकिन करीब करीब 28 एंट्रीज हैं आर्टिकल 11 शेड्यूल में। तो ये वो सारे फंक्शंस हैं। इफ दीज फंक्शंस आर, अगर इन फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में आप मदद कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी की, सो इन दैट केस यू विल गेट सर्टेन एग्जेम्पशन अंडर एंट्री नंबर 3। तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक एंट्रीज को रीड करना शायद नहीं संभव है अभी। तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि जो भी काम किया जा रहा है वो इन एंट्रीज में है क्या। सिमिलरली आर्टिकल 243W आपके सामने है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें भी जो एंट्रीज हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस की हुई। बेसिकली कहने का मतलब ये कि एंट्री नंबर 3 और 3A बहुत बड़ी एंट्रीज हैं जिसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हम ले सकते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट लिया जा सकता है, बस बशर्ते कि आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपका जो केस है वो इसमें फिट होता है कि नहीं होता है, और अगर फिट होता है देन एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड। नाउ मूविंग अहेड इसके बाद एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5 की अगर हम बात करें तो सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अब देखिए, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू। हम अभी जो एंट्री नंबर 3 और 3A में डिस्कस कर रहे थे, दैट वी वर डिस्कसिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू। अब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय whom? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी। गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होगा, अभी हमने पीछे डेफिनेशन छोड़ करके आ गए। Governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to the municipality under Article 243W of the Constitution, and similarly services provided by an activity 243G. तो बेसिकली एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5 में एक छोटा सा डिफरेंस है। एंट्री नंबर 4 जो रेफरेंस दे रही है वो 243W का दे रही है, और एंट्री नंबर 5 में जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो 243G का दिया जा रहा है। दैट्स इट। So basically this is the only difference between entry number 4 and entry number 5. So what we are saying कि अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी कोई है और वो अगर इस तरीके के कोई काम किसी के लिए भी करे, यानी देखिए पिछली एंट्री में रेसिपिएंट वाज रिलेवेंट कि सर्विस रेसिपिएंट कौन होगा। एंट्री नंबर 3 में उन्होंने क्या कह दिया कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी होना चाहिए, तो हम एग्जेम्पशन देंगे। रेसिपिएंट प्रोवाइडर कोई भी हो चलेगा एंट्री नंबर 3 और 3A में। लेकिन एंट्री नंबर 4 और 5 की अगर बात की जाए तो एंट्री नंबर 4 और 5 टॉक्स अबाउट कि प्रोवाइडर ये होना चाहिए, रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है। मतलब
कि हो सकता है गवर्नमेंटल अथॉरिटी किसी एक प्राइवेट पार्टी को ये सर्विसेज दे रही है, तो बिल्कुल दे सकती है, तो भी एग्जेम्पशन अवेलेबल होगा। यानी एंट्री नंबर 3 एंड 3A वाज रेसिपिएंट स्पेसिफिक एग्जेम्पशन, जबकि एंट्री नंबर 4 एंड एंट्री नंबर 5 आर प्रोवाइडर स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। कि प्रोवाइडर यहाँ पे कौन होना चाहिए? इफ द प्रोवाइडर इज गवर्नमेंटल अथॉरिटी देन एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल, रेसिपिएंट कोई भी हो चलेगा। तो एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5 को आपको विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक और केस मैंने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी मध्य प्रदेश का आपके सामने रखा है, जिसको एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कहा गया है। इस केस में एजिस इंडिया बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसने अमृत प्रोजेक्ट जो होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई का एक जो मैकेनिज्म था, उसके संबंध में उसने मध्य प्रदेश शासन को, जो लोकल अथॉरिटी लोकल बॉडीज हैं, उनको कुछ सर्विसेज दी थी, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी थी। तो उसको ये माना गया कि वो एंट्री नंबर 3 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में फॉल करता है, हेंस एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल। तो ये एक आपके सामने साइटेशंस कुछ मैंने रखने की कोशिश की। इसके बाद अदर एग्जेम्पशंस की मैं बात करूं तो अदर एग्जेम्पशंस और क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं, तो अब हम जो एग्जेम्पशंस हैं उनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एंट्री नंबर 8 टॉक्स अबाउट कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने किसी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को कोई सर्विसेज दी हैं तो एग्जेम्प्टेड होंगी। यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का विभाग किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के विभाग को कोई सर्विसेज देगा तो वो एग्जेम्प्ट होगी, नो मैटर कि उसमें नेचर ऑफ सर्विस क्या है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विभाग किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के विभाग को देगा तो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे रखा है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सप्लाई होगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी। ये बड़ी क्लियर सी बात है, यहाँ पर एंट्री नंबर 8 में ये बात लिखी गई है। एंट्री नंबर 9 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 5,000। देखिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल गया, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल गया, बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया। इसका मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई सर्विसेज दी हैं और उसका कंसिडरेशन 5,000 रुपए तक है तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा। दैट मीन्स जो छोटे मोटे पेमेंट है 100, 200, 400, 500, 1000 रुपए, 2,000, 3,000, 5,000 रुपए तक का अगर आपने कोई पेमेंट सरकार को किया है एक बार में, एक पर्टिकुलर इंसिडेंस में, सो इन दैट केस उसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल है। यानी बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे जो आपके छोटे छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जनरली जो सरकार को या लोकल अथॉरिटी को पेमेंट करते हैं वो बड़ा छोटा अमाउंट होता है। वो होता है 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1,000, 2,000, 4,000। तो अगर 5,000 रुपए तक का वो कंसिडरेशन है, सो इन दैट केस देयर इज नो टैक्स लायबिलिटीज। जैसे हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में आरओसी की जो फीस देनी होती है, आरओसी की जो फीस होती है 200 रुपए, 400 रुपए, डायरेक्टर चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, सो ऑन सो फोर्थ, 5,000 रुपए तक का अगर वो फीस है तो उनके ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा है तो यस, it may be subject to tax under RC, that is there. Then services provided by central government, state government, union territory, local authority to any person specified where the consideration in the forms of grant. कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में कोई पैसा देती है, तो अगर ग्रांट के फॉर्म में कोई पैसा दिया जा रहा है तो उस पर एग्जेम्पशन दे दिया, तो ग्रांट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये बात कही गई है। सो दैट इज देयर। ओल्ड एज होम कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ओल्ड एज होम अगर चला रहे हैं तो वहां पे 25,000 रुपए पर मंथ तक का अगर वो अमाउंट चार्ज करते हैं तो फिर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। सर्विसेज बाय फेयर प्राइस शॉप टू द गवर्नमेंट, जो फेयर प्राइस शॉप है जिसको हम राशन की दुकान कहते हैं, राशन की दुकान जो सरकारों को सर्विसेज देती हैं उनको उसके बदले में कमीशन मिलता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी बात यहाँ कही गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो सिविल एविएशन की है उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन दिया गया है। जीटीए सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीटीएस, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, इसमें आपको विशेष तौर से जो ध्यान रखना है वो टू और बाय का ध्यान रखना है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है। तो टू में उसका स्कोप बड़ा बढ़ जाता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी वेयर द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस। ये अब जैसे बहुत सारी जगह जो बीमा है उसका प्रीमियम जो है वो सरकार पे करती है। जैसे अभी कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि इनका हम इंश्योरेंस कराएंगे और इसका प्रीमियम सरकार पे करेगी।
तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जब भी वो इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करेंगी तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ये एग्जम्पशन एंट्री नंबर 40 में दिया गया है। उसमें केवल वो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगी, जीएसटी नहीं लिया जाएगा। सिमिलरली, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक फॉर सर्टिफिकेट। जैसे बहुत सारे आज की डेट में होटल्स अगर आप बनाते हैं, कोई मॉल बनाते हैं, तो वहां पे आपको फायर सेफ्टी के लिए चेक करवाना पड़ता है, फायर सेफ्टी के लिए आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, टेस्टिंग कैलिब्रेशन होता है। तो बहुत सारे इस तरीके की जो जो एक्टिविटीज हैं, तो उसमें भी अगर आप कोई चार्जेस रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार को दे रहे हैं, तो इन दैट केस इट विल बी एक्सेप्टेड, दैट इज देयर। देन फॉर इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो 5 एक्टिविटी उन्होंने यहाँ पर ऐसी मेंशन कर दी है कि जिनके लिए कोई आप चार्जेस जो सरकार को देते हैं उसके ऊपर टैक्स देने की जवाबदारी नहीं आती है। वो कौन कौन से हैं? पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। वैसे मोर और लेस जितने भी ये जो नाम लिखे गए हैं, ये पर्सनल लेवल पे किए जाते हैं। इसका बिजनेस एंटिटी बहुत कम इस्तेमाल करती है, बहुत ही कम केस में होगा इसका। Central government, state government, union territory, local authority, by tolerating non-performance of a contract for which the consideration in the form of fines, liquidated damages is payable to central government, state government, union territory, local authority। देखिए ये एक बहुत बड़ी एंट्रीज है, ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में एप्लीकेबल होगी, जहां पर ये होता है कि मान लीजिए पीडब्ल्यूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी ठेकेदार को और ये कहा कि भाई ये 6 महीने के अंदर रोड कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन अगर 6 महीने से आपका डिले हुआ तो हम आपको हर हफ्ते 10,000 रुपए का फाइन चार्ज करेंगे या लिक्विडिटी डैमेजेस हम आपसे लेंगे। तो बात यह है कि जो लिक्विडिटी डैमेजेस लिए जा रहे हैं उस ठेकेदार से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो उससे 10,000 रुपए पर वीक, हर हफ्ते के 10,000 रुपए लिक्विडिटी डैमेज के नाम पे ले रहा है, वो क्या है? उसमें हु इज द सर्विस प्रोवाइडर एंड हु इज द सर्विस रेसिपिएंट। उसमें बड़ी सीधी सी बात यह है कि सर्विस रेसिपिएंट कौन हो गया? सर्विस रेसिपिएंट वो हो गया जो पेमेंट करता है, और सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? जो पैसा लेता है। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर हो गया गवर्नमेंट, और सर्विस रेसिपिएंट कौन हो गया? वो ठेकेदार। तो उस पर भी एग्जेम्पशन दे दिया गया है। तो कई बार ये बात आती है क्या लिक्विडिटी डैमेजेस के ऊपर आरसीएम में हमें टैक्स जमा करवाना है? तो आंसर इज नो, क्योंकि उसमें एंट्री नंबर 62 में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एंड another entry is by central government, state government, union territory under any training program for which the total expenditure is borne by the central government, state government। तो जो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं, जिसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उठा रही है, तो इन दैट केस उसके ऊपर भी यहाँ पर एग्जेम्पशन एंट्री नंबर 72 में दिया गया है। सो कुल मिलाकर के एंट्री नंबर जो नोटिफिकेशन नंबर 12 है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, उसकी बात मैंने आपसे की। उसमें बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जहां पर एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। सिंस द एग्जेम्पशंस हैज बीन गिवन, उसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। जो बड़े क्रूशियल थे, जिनकी एप्लीकेबिलिटी बड़ी वाइड एप्लीकेबिलिटी थी, उसको हमने बहुत डिटेल में जाकर के डिस्कस किया। कुछ एंट्रीज ऐसी थी जिनकी एप्लीकेबिलिटी उतनी ज्यादा वाइड नहीं है, उसको हमने एक ब्रीफ केस में डिस्कस कर लिया है। अब समय आ गया है कि हम कुछ अपने जो केस स्टडीज है वो कर ले, और उसके बाद में फिर अब आपके जो प्रश्न रहेंगे उनकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। करीब करीब 10 केस स्टडीज मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी हैं, तो इन 10 केस स्टडीज को हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। इनमें से बहुत सारी जो केस स्टडीज हैं वो हमने अभी अपने डिस्कशन के दौरान भी डिस्कस किया। उसके बाद आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसके हम प्रश्नों को आगे लेकर के बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जो एक फर्स्ट केस स्टडी है, दैट इज कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। एक कोई भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सरकार को कोई सर्विसेज दे रही है कंसल्टेंसी वर्क की, या प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर, जैसे आज की डेट में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो डीपीआर बनाने का काम करती हैं। सो अगर इस तरीके की कोई कॉमर्शियल एंट्री हैं, एंटिटीज हैं जो सरकार को सर्विसेज दे रही हैं कंसल्टेंसी वर्क की, तो क्या उनके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी आती है? आपके आंसर्स अवेटेड हैं। आई थिंक प्रश्न मेरा क्लियर है। कोई भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार को अपनी कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रही है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? दिस इज माय क्वेश्चन। तो आई वांट योर आंसर इन चैट बॉक्स, कि आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्नों के जवाब देते जाइए। नो नो, चलिए देखिए, इस प्रश्न का जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है, तो वो जो सर्विसेज हैं
वो एंट्री नंबर 3 में फॉल करती है कि नहीं, जो भी हमने एंट्री नंबर 3 देखी थी। और एंट्री नंबर 3 क्या कहती है कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करके देने हैं विच आर मेंशन्ड अंडर शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 मैंने आपके सामने मेंशन किया था। तो इस प्रश्न का जवाब यस या नो में आप नहीं दे सकते अनटिल अनलेस आप पूरा उसको जाकर के चेक करें। तो इस प्रश्न का जवाब ये होगा कि अगर वो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में जो वर्क इंटरेस्ट किए गए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को, अगर उनके डायरेक्ट रिलेशन में किया जा रहा है, सो इन दैट केस एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। तो एंट्री नंबर 3 आपको देखना पड़ेगा और एंट्री नंबर 3 के लिए शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12 आपको बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस स्टडी का जवाब बड़ा क्लियर है। देन outsourcing of work by government/local authority like water supply, sanitation, housekeeping, cleaning work। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर ये काम म्युनिसिपैलिटी और नगर निगम को इंटरेस्ट किए गए हैं अंडर आर्टिकल 11 और आर्टिकल 243W और 243G में, और ये काम अगर आउटसोर्स किए जा रहे हैं बाय लोकल अथॉरिटी, जो कि जनरली किए जाते हैं, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है तो कई सारे शहरों में वाटर सप्लाई का जो वर्क है वो प्राइवेट पार्टीज को दिया जाता है। सो इन दैट केस अगर इस तरीके का काम किया जा रहा है, सो इन दैट केस it will be covered under entry number 3 of notification number 12/2017, hence exemption shall be available। so outsourcing of work जो है वो इसमें कवर होगा, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगा। हायरिंग ऑफ वाटर टैंकर्स फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, देखिए दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पर। देखिए वाटर सप्लाई का जो काम है दैट इज द वर्क विच इज मेंशन्ड अंडर 11th and 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात ये की जा रही है कि साहब नगर पालिका नगर निगम ने वाटर सप्लाई का काम नहीं दिया आपको, उन्होंने तो कहा जी आप टैंकर किराए पे दे दो, हम आपको 1 लाख रुपए महीना टैंकर का किराया देंगे। सो इन दैट केस व्हाट विल बी देयर, व्हाट विल बी द सिचुएशन। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप वाटर सप्लाई कीजिए, उन्होंने कहा भाई साहब टैंकर चाहिए हमें पानी का, आपके पास टैंकर है आप दे दीजिए, आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपको हर महीने हम 1 लाख रुपए महीना का टैंकर का किराया दे देंगे। वाटर सप्लाई तो हम ही करेंगे, वो यूज वाटर सप्लाई के लिए होना है। तो क्या हायरिंग ऑफ टैंकर जो है ये 1 लाख रुपए महीना जो हमें मिल रहा है, क्या इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आती है, इसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी? तो बात वही आएगी कि इफ इट इज इन डायरेक्टली इन रिलेशन विद द फंक्शंस इंटरेस्टेड टू द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत अंडर आर्टिकल 243G एंड 243W, देन एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल। क्योंकि ये एक ऐसा वर्क है जो कि डायरेक्टली इन रिलेशन टू द वर्क विच इज इंटरेस्टेड टू द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत है, तो in my humble opinion again the exemption shall be available। hiring of water tanker also the exemption shall be available, that would be there। MCA fees paid to ROC for filing of annual return or increase in share capital, तो इसके ऊपर RCM की लाइबिलिटी बनती है, लेकिन जो 5,000 रुपए तक का एक एग्जेम्पशन दिया गया है, एग्जेम्पशन अप टू 5,000 रुपीज विच हैज बीन गिवन, अगर वहां तक का एग्जेम्पशन आपके पास अवेलेबल है, सो डेफिनेटली 5,000 रुपए तक अगर पर इंस्टांस आप पेमेंट करते हैं तो उसका एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए शेयर कैपिटल इंक्रीज कराने के लिए हमने एक साथ 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, देन यस आरसीएम लाइबिलिटी वुड बी देयर, टू माय हम्बल ओपिनियन। प्रॉपर्टी टैक्स पेड टू द लोकल अथॉरिटी, सो इन दैट केस लोकल अथॉरिटी को जो हम प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट अ सप्लाई। आपका शायद लास्ट सेशन जो था, मेरे ख्याल से लास्ट वीक जो सेशन था वो सप्लाई के ऊपर हुआ, तो यहाँ पर आपको दिमाग करना पड़ेगा कि व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज नॉट अ सप्लाई। तो जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, तो प्रॉपर्टी टैक्स एक अलग स्टैट्यूट है जो कि लोकल अथॉरिटीज को ऑथोराइज करता है कि वो प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स वसूल करे। तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, सिंस द प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट अ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ, हैंस उसके ऊपर फिर टैक्स देने की लाइबिलिटी नहीं बनती है। देन services ancillary to the activities prescribed under schedule 11 and schedule 12, like अब देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 की एंसिलरी सर्विसेज हैं, डायरेक्टली इन रिलेशन टू नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि पंचायत में मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स हायर किए गए, एक पंचायत है जिसमें कहा गया कि भाई हमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो उन्होंने किसी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और एजेंसी से कहा कि भाई आप 5 कंप्यूटर ऑपरेटर हमें दे दीजिए। सो वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर सर्विसेज, जो मैन पावर सप्लाई सर्विसेज दी जा रही है पंचायत को, क्या उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा? या मान लीजिए वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया गया कि भाई पंचायत की सो एंड सो स्कीम में पैसा आया था, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, उसका ऑडिट होना है, पर ऑडिट के लिए सीए को हायर किया गया और उस सीए को उसकी फीस दी गई, तो क्या उसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल होगा? टू माय हम्बल ओपिनियन की जो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में जो फंक्शंस इंटरेस्ट किए गए हैं, तो ऐसे काम जो कि उनसे डायरेक्टली रिलेटेड है,
उनके ऊपर तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके के जो एंसिलरी वर्क है जो कि डायरेक्टली इन रिलेशन टू दैट नहीं है, वो उनके साथ में किए जाने, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हायर करने का काम हो या ऑडिट कराने का काम हो, तो उनके ऊपर फिर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। So to my humble opinion, entry number 3 of notification number 12 shall not be available on these particular work. Services ancillary to the activity prescribed under Schedule 11 and Schedule 12. Then इसके बाद एक और बात है, माइनिंग डिपार्टमेंट फंड्स आर गिवन टू एनजीओ फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्राइबल्स, स्पेसिफिकली मेंशनिंग कंसिडरेशन ऑन पर हेड बेसिस। अब देखिए क्या हुआ कि कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक एनजीओ को हायर किया और एनजीओ को कहा कि भाई आप जो लोकल लेवल पर कुछ ट्राइबल्स हैं उनको आपको आजीविका के लिए कुछ ट्रेनिंग देनी है, और उसके लिए हम आपको पर पर्सन 10,000 रुपए देंगे, या कोई भी एक्सवाइजेड अमाउंट हो सकता है। तो बात यह है कि क्या वो एनजीओ को जो पर्टिकुलर पर हेड बेसिस पे टैक्स का अमाउंट, पर हेड बेसिस पे जो कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, एनजीओ को क्या काम करना है? एनजीओ को सर्विस देनी है किसको? उस डिपार्टमेंट को जिसने उनको इस काम के लिए हायर किया। उनको जो काम दिया गया है वो यही दिया गया है कि भाई आप लोकल लेवल पे ट्राइबल्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, और पर पर्सन के बेसिस पे हम आपको एक अमाउंट चार्ज करेंगे। सो इन दैट केस एनजीओ जो भी ट्रेनिंग दे रही है वो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रही है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सर्विसेज दी जा रही है अगर वो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में मेंशन सर्विसेज में कवर्ड हैं, तो इन दैट केस डेफिनेटली एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल अंडर एंट्री नंबर 3, दैट वुड बी देयर। Similarly, entry number 8 भी सेम है, NGO providing services to various government department in relation to function interested to them, that is there. मेन पावर हाउसकीपिंग सिक्योरिटी एजेंसीज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी मैं अभी कवर कर चुका हूं अपने डिस्कशन में। एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स प्रोवाइडेड अमंगस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो सरकारी डिपार्टमेंट है उन्होंने आपस में अगर कोई सर्विसेज एक दूसरे को दे रखी हैं, एक सरकारी विभाग ने दूसरे सरकारी विभाग को अगर कोई सर्विसेज दे रखी हैं, सो इन दैट केस मान लीजिए कोई सरकारी हॉस्पिटल बनना है, उसके लिए जो नगर निगम है उससे बिल्डिंग परमिशन ली गई, तो बिल्डिंग परमिशन फीस एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को अगर पे की है, तो इन दैट केस क्या उसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल होगा? तो हम देख चुके हैं अपने नोटिफिकेशन नंबर 12 में, जहां पर उन्होंने जो एंट्री नंबर अभी हमने देखा था, जिसमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर कोई भी सर्विसेज दी है तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल होता है। सो ये कुछ केसेस थे जो कि गवर्नमेंट सप्लाई से संबंधित थे, जिस पर अभी तक हमने चर्चा की। अब मेरी तरफ से जितनी भी बातें गवर्नमेंट सप्लाईज को लेकर के, भले वो आरसीएम को लेकर के हों चाहे एग्जेम्पशन को लेकर के हों, दैट आई हैव कंप्लीटेड नाउ। और अब आपसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रश्न यूट्यूब के चैट बॉक्स में भी हैं और कुछ जो हैं वो हमारे अपने जूम वाले चैट बॉक्स में भी हैं, तो एक एक करके मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ अब सारे प्रश्नों का। सर ये संदीप अग्रवाल जी हैं इटावा से, जी जी। उन्होंने कहा कि सर व्हेन अनरजिस्टर्ड पर्सन मेक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लीज एक्सप्लेन आरसीएम एप्लीकेबिलिटी। ठीक सर, देखिए सर आप शायद बात कर रहे हैं 9 सबसेक्शन 4 की, जो कि जब ओरिजिनली जीएसटी आया था तब एप्लीकेबल था। तो 9 सबसेक्शन 4 जो कि ये बात कहता था कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई सप्लाई ली है, भले वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, सो इन दैट केस उसमें रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने की बात आती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 सबसेक्शन 4 की जो एप्लीकेबिलिटी थी वो 1 जुलाई 2017 से लेके 12 अक्टूबर 2017 तक थी। उसके बाद उस सेक्शन को डेफर कर दिया गया और बाद में 1 फरवरी 2019 से 9 सबसेक्शन 4 की लैंग्वेज चेंज कर दी गई। तो आज की डेट में 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है, जिसका जो रिजल्ट है आज की डेट में कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से गुड्स या सर्विसेज लेता है तो उसको उस पर रिवर्स चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता केवल एक बड़े लिमिटेड पीरियड के लिए थी, वो थी 1 जुलाई 2017 से लेकर के 12 अक्टूबर 2017 के बीच में। आज की डेट में रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेता है तो उस पर कोई टैक्स देने की जवाबदारी नहीं बनती है। सर एक विनय कुमार अग्रवाल सहारनपुर जी का सवाल है, बहुत देर पहले लिखा था उन्होंने। जी 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 जी, मैंने कहा भी था कि हम बाद में लेंगे। हाँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट 40 लाख है जी, पर ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरी टर्नओवर 40 लाख से नीचे है? अगर मेरी शॉप के सर्वे के समय स्टॉक में 3,50,000 से ज्यादा है स्टॉक, या उस समय मेरे पास उस माह में
खरीद के बिल 3,50,000 से ज्यादा के हैं तो क्या आरसीएम की क्या स्थिति बैठती है, कृपया बताइए। ठीक है, देखिए ये बात है कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा या कितना नहीं होगा, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, और खासकर वहां पर जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। अब आपका जो प्रश्न है कि साहब सर्वे हुआ और उस समय 3.5 लाख रुपए स्टॉक में मिला, या मेरे पास परचेस के बिल 3.5 लाख से ज्यादा मिले, तो क्या ये 40 लाख माना जा सकता है? तो ये देखिए हमेशा ये मैटर ऑफ फैक्ट रहेगा। जैसे कई सारी जो बिजनेसेस हैं वो सीजनल बिजनेसेस होते हैं। तो सीजनल बिजनेसेस का मतलब ये है कि उसमें साल के कुछ समय में ऐसा होता है कि केवल उसी समय बिजनेस होता है, बाकी के समय उसमें कोई बिजनेस होता ही नहीं है। कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि पूरे इक्वली उसमें टर्नओवर पूरे साल भर बराबर जैसा रहता है। तो कुल मिलाकर के जो सर्वे के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के पास में आएंगे, उसके बेसिस पे सवाल जवाब करने के बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका टर्नओवर कितना है। अगर डेफिनेटली ये पता चलता है कि 40 लाख रुपए का आपका टर्नओवर है, उससे ज्यादा है, तो आप लायबल थे रजिस्टर्ड करवाने के लिए अपने अपने आप को, और आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, देन डेफिनेटली ऑल द पेनल कॉन्सिक्वेंसेज विल बी देयर, और आपके ऊपर फिर आरसीएम की लाइबिलिटी भी आएगी। और उसमें यह भी देखा जाएगा कि आपका 40 लाख का टर्नओवर कब क्रॉस हुआ। अगर मान लीजिए जैसे सर्वे के दौरान ये पाया जाता है कि आपकी जो सेल्स है वो कहीं आप एक किसी डायरी में या कोई एक कच्चे डॉक्यूमेंट में लिखते थे, तो वहां से ये स्टेब्लिश हो गया कि आपका जो टर्नओवर है मान लीजिए अक्टूबर में क्रॉस हो गया था 40 लाख, और ये सर्वे हो रहा है मान लीजिए जनवरी या फरवरी में, तो जिस समय आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हुआ था उस दिन आपकी लाइबिलिटी आ गई थी, और उसके बाद जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे वो सब टैक्स के दायरे में आएंगे, और उसके बाद जितने आपने ट्रांजेक्शन किए वो आरसीएम की लाइबिलिटी में बनेंगे। सो ऑलवेज इट विल बी अ मैटर ऑफ फैक्ट कि क्या डॉक्यूमेंट्स पकड़ में आ रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, और उसको आपने किस तरीके से काउंटर किया, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि 40 लाख का टर्नओवर है अथवा नहीं है। क्योंकि इसका कोई लीगल वे नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन तो दी गई है जीएसटी लॉ में। अब आपका टर्नओवर 40 लाख है कि नहीं है, वो तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट उस समय पकड़े जाएंगे उसके बेसिस पे निर्भर करेगा। सर एक है राहुल दत्त जी का है सवाल, एक रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग लीज अमाउंट टू स्टेट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लायबल टू आरसीएम और नॉट। स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो आपका यूपीएसआईडीसी, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है सर। हाँ हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ओके जी। स्टेट पर्सन पेइंग लीज अमाउंट टू स्टेट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लायबल टू आरसीएम और नॉट। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है सर, यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो बात ये आ रही है कि जिस डिपार्टमेंट को आप पे कर रहे हैं, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो लोकल अथॉरिटी है, क्या वो यूनियन टेरिटरी है? अगर नहीं तो फिर ये एप्लीकेबिलिटी आती ही नहीं है, फिर तो जो भी लाइबिलिटी होगी वो डिपार्टमेंट की होगी। और मैं आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी है, जितने भी इस तरीके के जो औद्योगिक केंद्र विकास निगम, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जो कंपनी है उसको औद्योगिक केंद्र विकास निगम कहा जाता है, इंडस्ट्री AKVN हम उसको शॉर्ट में कहते हैं। हर स्टेट में इस तरीके की अथॉरिटीज होती हैं, तो वो जनरली क्या होता है, वो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज अगर वो हैं तो उनके ऊपर फिर आरसीएम की टैक्स लाइबिलिटी आप पे नहीं बनती, वो गवर्नमेंट कंपनीज ही अपने बिल में जीएसटी चार्ज करके फॉरवर्ड चार्ज में आपसे टैक्स वसूल किया करती हैं। सो अगर आप स्टेट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कोई है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी किसी एंटिटी को अगर आप इस तरीके का रेंटल पे कर रहे हैं, लीज पे कर रहे हैं, तो क्योंकि वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना स्टेट गवर्नमेंट है, ना यूनियन टेरिटरी है, ना लोकल अथॉरिटी है, हेंस आरसीएम की लाइबिलिटी विल नॉट बी देयर। सर एक मिस्टर जयपाल अंबाला से हैं, उन्होंने पूछा है जी, कि सप्लाई टू हेफ्ट कॉन्ट्रैक्टर इज आरसीएम एप्लीकेबल और नॉट। हेफ्ट कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सर ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। हेफ्ट या तो कॉन्ट्रैक्टर का हेफ्ट क्या? कॉन्ट्रैक्टर का तो शायद वही होगा जो सब कॉन्ट्रैक्टर पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर। जयपाल जी है हाँ, क्या? जी जी जयपाल बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ जी जी जयपाल से सर ये जो हम ये मंडी में जो हम ये अपना पैडी या वेट जो जीरी वगैरह ये जो हम सप्लाई करते हैं, जी। जो ये अपना जो अनाज या गेहूं जो अनाज मंडी में जाता है तो वो गवर्नमेंट वेयर हाउस में सप्लाई होती है बाय कॉन्ट्रैक्ट सर, ठीक है ना। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि हमने अनाज मंडी में से अनाज को उठाना है और वेयर हाउस पहुंचाना है। हाँ हाँ। तो वेयर हाउस पहुंचाने के लिए सपोज मान लो कि मैं हरियाणा से हूँ, मैंने
हरियाणा से मैंने रिवाड़ी सप्लाई भेजनी है वेयर हाउस में सर, हाँ हाँ ये मेरी सप्लाई कुछ सर उससे भी जाती है, रेलवे से भी जाती है, हाँ हाँ तो वो मेरी जो है वो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट तो है ही है सर वो, हम्म, क्योंकि ग्रीन उसमें आती है ये, हाँ हाँ ठीक है ना। तो उस पर सपोज मान लो कि कुछ मेरे, हाँ, कुछ हमने अपनी फैमिलीज के मेंबर को सब कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया हुआ है सर, बिल्कुल। तो क्या उस पर वो आरसीएम, क्योंकि हमारे खुद खुद के ट्रक वगैरह भी हैं सर, जैसे मेरी फैमिली है, हम्म हमने अपने ट्रक उसमें यूज किए हुए हैं सर, हम्म। हम उसके बिहाफ पे उनको पेमेंट रिलीज करते हैं, तो क्या उस पे आरसीएम एप्लीकेबल ठीक होगा है सर? सर, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कहा अनाज मंडी में आपने कोई जो सामान है, आपका जो काम है वो ये है कि अनाज मंडी से आपको माल उठा करके जो वेयर हाउस है वहां तक पहुंचाना है, और यस आपको जो मेन बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्टर मिला हुआ है उसमें आपने अपने फैमिली मेंबर्स को सब कॉन्ट्रैक्टर बना करके उनको पेमेंट करना दिखाते हैं। तो हम्म, इस तरीके का जो काम है सर, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने नोटिफिकेशन नंबर 12 पढ़ा, उसमें एक एंट्री है ट्रांसपोर्टेशन एंड लोडिंग अनलोडिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर जी जी उसके जी आप सर। ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड। तो अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी इटसेल्फ इज एग्जेम्प्टेड तो उसमें फिर आरसीएम की बात ही नहीं आती है। तो अनाज मंडी में वीट, या आपने जो कहा कि जो भी आपके फूड ग्रेन्स हैं या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो इन दैट केस वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, हेंस वहाँ पे फिर टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आती। देखिए पहली बात है कि जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो टैक्सेबल होनी चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न ये आता है कि टैक्स किसको देना है, प्रोवाइडर को देना है कि रेसिपिएंट को देना है। तो आपका पहला प्रश्न का जवाब ही अगर नो हो जाता है कि टैक्स ही नहीं लगना है, फिर कौन देगा टैक्स, वो तो बात ही सेकेंडरी होगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। फाइन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ले लें कोई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो, हेलो अजय बोल रहा हूँ कोलकाता से। जी, अजय बोथरा कोलकाता से। क्या अजय बोथरा जी कलकत्ता से? हाँ जी सर बोलिए। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। 40 लाख की लिमिट वाला है पार्टी, लेकिन रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी हाँ। नंबर है, जी जी तो वो कोई गवर्नमेंट सप्लाई सर्विस ले रहा है तो उस पर लगेगा आरसीएम सर, तो लगेगा लगेगा। लगेगा अच्छा लगेगा ठीक है, लगेगा ओके सर। लगेगा। और दूसरा, जो 5,000 रुपया एग्जाम्पशन वाला बोले कि 5,000 रुपया तक में नहीं लगेगा, अगर जी जी सपोज करिए जी 6,000 रुपया हुआ जी तो क्या 5,000 रुपया पूरे माइनस पूरे होकर 6,000 1,000 पे रुपया लगेगा, लगेगा? पूरे 6,000 पे लगेगा सर, पूरे पूरा 6,000। 6,000 रुपया। यस। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए मिस्टर कोई एसवी है, पूरा नाम नहीं पता क्या है। हम्म। एसवी साहब कौन है? एसवी साहब अपने आपको पूरा बता दें, अपना परिचय देके बताएं, क्वेश्चन पूछ लें अपना। एसवी, एसवी के नाम से कोई आईडी है? चलिए सर, उनका प्रश्न है मेरे सामने तो मैं जवाब उनका तो दे ही प्रश्न है देता कि इफ रजिस्टर्ड कंपनी सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज टू स्टेट गवर्नमेंट, whether government can deduct TDS on exempted supply of goods or services? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। देखिए टीडीएस का पर्पस ही है, सेक्शन 51 में जो टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है, वो होता है कि टैक्स का अमाउंट, जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपए की मैंने सप्लाई की, उस पर 18,000 रुपए टैक्स लगाया, तो 1,18,000 का जब मैं बिल दूंगा तो यूं कहा गया कि 1,18,000 में से 2,000 रुपए जो टीडीएस है वो सरकार डिडक्ट कर लेगी, सरकारी विभाग डिडक्ट करके 1,16,000 का मुझे पेमेंट कर देगा। जब एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आप, एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर वो है तो 1,00,000 रुपए का ही आप एक बिल ऑफ सप्लाई देंगे उसको। जो बिल ऑफ सप्लाई आपने 1,00,000 का दिया, जब उसमें जीएसटी टॉपअप ही नहीं किया, जीएसटी उस पर चार्ज ही नहीं किया गया, तो टीडीएस का प्रश्न ही नहीं बनता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये जो एसओपी भी इशू किया गया था सीबीआईसी के द्वारा, उसमें भी मेंशन था, तो उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, उस पर टीडीएस नहीं होगा। एक से वेंकटेश हो गए जी। संदीप अग्रवाल इटावा का जी। हेलो हेलो सर, एक संदीप अग्रवाल इटावा से हैं। जी जी, इनका एक सवाल था कि व्हेन अनरजिस्टर्ड पर्सन मेक सप्लाई ऑफ गुड्स शायद और हो गया सर, सर्विसेज। इसका प्रश्न का अच्छा, जवाब इनका हो गया सर। हाँ हाँ हाँ। मेरे ख्याल से और तो कुछ है बचा नहीं सवाल। अगर किसी और किसी डेलीगेट का कोई सवाल हो सर तो आप कुछ अपने आप को प्रश्न शायद अनम्यूट यूट्यूब करके। पे हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ। अवधेश सर, शर्मा, हाँ कहाँ सर। अवधेश शर्मा जी कहाँ से बोल रहे हैं? बस सर नोएडा। अच्छा अवधेश जी बोलिए। हाँ जी। एक हमारी पार्टी है, वो हॉस्पिटल को इक्विपमेंट देते हैं, हॉस्पिटल वाले इक्विपमेंट गवर्नमेंट को भी देते हैं। क्या देते हैं सर? वो हॉस्पिटल के जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, हाँ व्हील हाँ चेयर वगैरह, हाँ हाँ। तो सर उस पे गवर्नमेंट को, हॉस्पिटल को भी देते हैं, तो वहां उन्हें जीएसटी चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल होगा सर। इवन जैसे जो अभी मेडिकल सप्लाई को लेकर के जितनी भी बात है, तो मेडिकल सप्लाई इज ऑल्सो टैक्सेबल कमोडिटी।
जितनी भी अभी जो हाहाकार अपने ऑक्सीजन के लिए था, तो जो मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो 12% जीएसटी लगता है, या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल में लगते हैं, मेड भी वेंटिलेटर और मेड भी ऑक्सीजन सप्लाई और जो भी इक्विपमेंट्स वहां पर है सबके ऊपर जीएसटी लगता है। और अभी जो 28 मई को एक जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसका मेन एजेंडा जो है वो यही है कि जो इस तरीके के कोरोना में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर जीएसटी के रेट या तो कम किया जाए या एग्जम्प्ट किया जाए। तो बिल्कुल लगता है सब उसमें। हमारे विश्वनाथ जी हमारे महामंत्री, उनका भी कुछ सवाल है। जी सर, नमस्कार सर। रज साहब, अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो 2% कटौती है वो कंपोजिशन डीलर को 2% नहीं काटेगा, तो वहाँ मैंने कंपोजिशन नहीं कहा सर, अभी कंपोजिशन नहीं कहा मैंने अभी। वो जो आपने 1 लाख पे बताया कि हाँ, मैंने एग्जम्प्टेड सप्लाई के संबंध में कहा है वो बात। एग्जम्प्टेड सप्लाई पे टैक्स कटौती नहीं होगी? जी जी। 2.5 लाख पे जो है, जो सर्कुलर है कि 2.5 लाख पे उनको काटना ही है 2%, 2.5 लाख से ऊपर है। अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो फिर टीडीएस नहीं करना है उनको, टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर करना है। अगर उन्हें एग्जम्पशन के लिए नहीं पता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर उनको नहीं पता है कि एग्जम्प्टेड है कि नहीं है, तो वो 2% काटेंगे और जिसको रिफंड लेना है वो 0%। भाई आपका जो बिल है सर, देखिए कोई भी सप्लाई है, आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल देंगे डिपार्टमेंट को, तो अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्स लगा करके बिल करेंगे, और अगर वो एग्जम्प्टेड है तो आप उसकी बिल ऑफ सप्लाई देंगे, उस पर टैक्स लगा ही नहीं होगा। तो उनको ना पता हो इस बात की संभावना तो है ही नहीं। भैया आपका जो बिल जा रहा है उस पर सारी चीजें मेंशन होंगी ना। कंपोजिशन डीलर के केस में क्या करेंगे? कंपोजिशन डीलर के केस में तो वो अगर कमोडिटी एग्जम्प्टेड है, हाँ वहां पर ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन अगर कंपोजिशन डीलर है तो भी एग्जम्प्टेड सप्लाई होगी तो उस पर भी टैक्स नहीं लगाना है उनको। हेलो हाँ जी सर, दिस इज संजीव सर, एसके विजय फ्रॉम दिल्ली। जी एसपी के नाम से कौन सा बोल रहे साहब? जी यस सर, एसके विजय। क्या सर पूरा शुभ नाम बताइए? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर संजीव कुमार विजय। जी विजय साहब बताइए। हाँ कहाँ से बोल रहे संजीव जी? दिल्ली से सर। दिल्ली से जी आप पूछिए सर। हाँ, अभी जो सर आपने बताया था कि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, बट सर पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर रही है सर, कंपनी सप्लाई कर रही है। सर बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही है पूरे इंडिया में, आपको जाकर के बताना पड़ेगा। और बहुत सारी बार क्या होता है, आपको पता है कि सरकारी डिपार्टमेंट में ये होता है कि अगर प्रश्न उनके सामने आया कि टैक्स काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, तो वहां पे जो अफसर है वो अपनी स्किन बचाने के लिए बोलता है काट लो यार, नहीं भी वो उस प्रैक्टिस चल रहा है। वही मैं बता रहा हूँ सर कि वहाँ पे हमने बिल ऑफ सप्लाई किया, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं, उन्होंने बोला टीडीएस कटेगा, आप क्लेम कर लो, आपको रिफंड मिल जाएगा। नहीं, वहां पर उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। और वैसे अगर काट भी रहे वो और आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो या तो आप रिफंड क्लेम कर लीजिए, अपनी दूसरी टैक्स लायबिलिटी में से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली लेकिन उनको करना नहीं चाहिए टीडीएस डिडक्शन। करेक्ट, आपको पता है सर कि रिफंड लेना मतलब कितना डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं काटती तो कम से कम वो जो 10-20 लाख रुपए टीडीएस कटा उससे तो मतलब दिक्कत होती है। तो मेरा क्वेश्चन वही था, मतलब कटना नहीं चाहिए जनरली, टेक्निकली नहीं कटना चाहिए। थैंक यू सर। फाइन, और कोई प्रश्न है क्या सर हमारे पास? सर और किसी का सवाल है बताइए, डेलीगेट का किसी का? सर टीडीएस के केस में थोड़ा सा इनकम टैक्स को जोड़ना चाह रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने अभी बताया 1 लाख पे 18% टैक्स है, तो 2% अगर जीएसटी कट रहा है तो 1 लाख पे 2% कटेगा जीएसटी। आईटी किस पे कटेगा? 1,18,000 पे या इनकम टैक्स में गुड्स के ऊपर टीडीएस नहीं होता है। इनकम टैक्स में गुड्स के ऊपर टीडीएस नहीं होता। अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज डिपेंड करता है, अगर टेक्निकल सर्विसेज तो 10% कटेगा, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज है तो 2% या 1%, 2% और 1% का कंसेप्ट है वहाँ। गवर्नमेंट सप्लाई में भी पेमेंट होते हैं तो वहाँ पे टीडीएस कटता है? हाँ कटता है ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। सप्लाई चाहे वो गुड्स हो या कोई प्रोडक्ट हो या स्टेशनरी हो, हर प्रोडक्ट पे उस पे जीएसटी और इनकम टैक्स कटेगा। इनकम टैक्स का कोई उसमें सिस्टम नहीं है। अगर आप स्टेशनरी सप्लाई कर रहे हैं तो इनकम टैक्स कटने का कोई नियम नहीं है। वो अगर जैसे आपका 75,000 से अबव जाता है तो उस पेमेंट पे कटौती करना मस्ट होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। वो गलत कर रहे हैं, अगर वो काट रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर प्योर सप्लाई हो रहे हैं
तो इन दैट केस फिर उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अगर कटता है तो टैक्सेबल वैल्यू पे ही तो कटेगा। हाँ, उसमें जीएसटी पे नहीं कटेगा वो। हाँ, जीएसटी उसमें सीबीडीटी का एक सर्कुलर भी है जो कि बात कहता है कि जीएसटी अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं कटना चाहिए। जी, तभी एक्चुअली मैचिंग का प्रॉब्लम आ रही है। अब जो है जीएसटी और इनकम टैक्स की जो 26 एस की वैल्यू है वो मैच करनी चाहिए। ठीक सर। राजेश कपूर साहब। सर, एक मेरा क्वेश्चन था, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जी, तो टैक्स, तो क्या लायबिलिटी की क्या पोजीशन? सेंट्रल गवर्नमेंट को आप टैक्सी सर्विसेज, तो सर टैक्सी सर्विसेज, हाँ, उसमें कोई एग्जम्पशन ऐसा है नहीं। तो ये आरसीएम पे रहेगा या कैसे हम प्रोवाइड? चार्ज में फॉरवर्ड, आप तो प्रोवाइडर है ना सर, रेसिपिएंट सरकार है, रेसिपिएंट सरकार है, तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज में आपको टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। हाँ, बिकॉज सर मैं रेलवे तो जो हमें उसने प्रोवाइडर ने बिल दिया है उसके ऊपर उसने टैक्स नहीं चार्ज। सर प्लीज रिपीट, जैसे हाँ, जैसे सर मैं रेलवे एडवोकेट हूँ, हमको वो जो सर्विस दे रहा है टैक्सी वाला, हाँ, वो बिल पे चार्ज नहीं कर रहा है, सर आवाज सिर्फ ये लिख रहा है अंडर द आर्डर, तो टीडीएस करके उसको पैसा दे देना। हेलो हेलो, आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी पूरा बात नहीं समझ में आ पा रही है। अच्छा सर, अब आई है बात सर? भाई हाँ जी, हेलो, हाँ सर, जैसे ना हम रेलवे हैं, मैं रेलवे एडवोकेट ही हूँ, तो वो टैक्सी हमको प्रोवाइड कराता है, जो बिल वो हम इशू करता है उस पर टैक्स नहीं लेता, जीएसटी नहीं लेता, तो नीचे लिख देता है कि अंडर द आरसीएम, और इसका तो हमारा तो सीधी लायबिलिटी बस टीडीएस की है, इससे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं करना। नहीं, देखिए अगर आप वो ठीक है सर, उसमें एक्चुअली क्या है कि जो रेंट अ कैब सर्विस के केस में पहले सर्विस टैक्स के जमाने में कभी आरसीएम हुआ करता था, वो शायद उसके में वो चल रहा है, तो वो उनको आप थोड़ा सा एजुकेट कीजिए सो दैट उनको ऐसा करना नहीं चाहिए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लायबिलिटी। आप तो आईटीसी ले, अगर रेलवे है तो आईटीसी ले लीजिए उसका और उसका टीडीएस काट के उनको पेमेंट कर दीजिए। बस वही चीज हम कर रहे हैं। लायबिलिटी क्या रहेगी सर इसमें? हाँ जी, टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी टैक्सी के केस में? प्रोवाइडर के केस में फॉरवर्ड चार्ज में जो व्यक्ति टैक्सी प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्स लगा कर पेमेंट करेगा। 5%, 12% दो में थोड़ा सा रहता है, 5% नहीं, उसमें 5% और 12% दोनों ही हैं, दो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर वो 5% के रेट से टैक्स चार्ज करते हैं तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा टैक्सी ऑपरेटर को, और अगर 12% से टैक्स लगाते हैं तो इन दैट केस फिर उसमें वो आईटीसी ले सकते हैं। जो इंश्योरेंस लायबिलिटी प्रोवाइडर की ही है ना सर, हमारी रेलवे की? यस तो नहीं है, ठीक है, समझ गया, थैंक यू सर। और किसी साथी का हमारे सवाल हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये ना एक हमारा ये घोड़े का चारा आता है सर, वो एक्चुअली टैक्स फ्री होता है सर। हाँ, तो ये टैक्स फ्री होता है, जो उस पे जो हमारा फ्रेट है वो 35 से 40 हजार रुपए की जो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी आती है, क्या उस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा? घोड़े का चारा आपका एग्जेम्प्टेड है, और जो उसकी बिल्टी है उसके ऊपर देखिए उसमें क्या है सर कि जब आप मुझे एग्जैक्टली वो एंट्री नंबर याद नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नंबर 12 में आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के उसमें अलग अलग एंट्रीज हैं। तो जितना मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन कैटल फीड के ऊपर नहीं है। जो जानवरों को खिलाने वाला चारा है उसको लेकर के कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन उनके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर नहीं है, तो उसके हिसाब से तो आरसीएम की लायबिलिटी बनती है। एक बार लेकिन मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट पर्टिकुलर आंसर। सिर्फ पल्सेस और फूड ग्रेड है सर उसमें केवल? हाँ, उसमें ये जो केटल फीड है वो शामिल नहीं है, वो नहीं है सर। उस लिहाज से जो मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसको। और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि नोटिफिकेशन नंबर 12 की कंसर्न एंट्री को एक बार आप देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक। और किसी हमारे साथी का, किसी को डेलीगेट का कोई सवाल हो? कोई सवाल नहीं किसी भाई का? मैं प्रतीक भाई से करूंगा होशंगाबाद से रिक्वेस्ट। हेलो, कौन? राजेश कौन जी? आगरा से अरुण बंसल बोल रहा हूँ सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, बोलिए। अरुण बंसल। मेरा एक प्रश्न था
जो मैंने चैट बॉक्स में भी लिख के भेजा है। मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट को सप्लाई है मेरी, मैं एक ठेकेदार हूँ। और डिपार्टमेंट क्या करता है, कभी जैसे वाटर चार्ज हुए, कभी लेबर टैक्स हुआ, या कभी और डिडक्शन करके कुछ काट लेता है। तो मेरा प्रश्न ये है क्या ये मेरी सप्लाई मानी जाएगी, और क्या मेरे पर आरसीएम की लायबिलिटी क्रिएट होगी? देखिए आप बेसिकली आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन जब आप अपना बिल लगाते होंगे तब उसमें डिफरेंट अलग अलग हेड में वो उससे अमाउंट आपका डिडक्ट कर लेते हैं जी, कि उन्होंने आपको वाटर दिया या लेबर टैक्स दिया एंड ऑल। सो इन दैट केस सर कि जितना भी आपसे डिडक्शन किया जा रहा है वो ये है कि सरकार आपको ये सेवाएं दे रही है। सरकार ने आपको पानी प्रोवाइड किया, वाटर प्रोवाइड किया, उन्होंने आपसे कोई टैक्स के नाम से अगर कोई वसूली की तो वो तो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी, और वो अगर कोई इंस्टीट्यूट उसमें लगता है तो फिर उसके ऊपर तो सप्लाई की डेफिनेशन से ही वो बाहर है। लेकिन आप वाटर चार्जेस वगैरह अगर आपसे चार्ज किया जा रहा है तो फिर उस डिपार्टमेंट को आपके ऊपर उतने का बिल रेज करना पड़ेगा, और कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अनब्रांडेड वाटर है तो अनब्रांडेड वाटर एग्जेम्प्टेड है, वाटर इज अ कमोडिटी, और वो अगर अनब्रांडेड है तो उसके ऊपर वो निल रेटेड सप्लाई होगी, तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। तो उस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी आती थी वो उस डिपार्टमेंट को पे करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो कमोडिटी इटसेल्फ इज एग्जेम्प्टेड, सो इन दैट केस टैक्स लायबिलिटी विल नॉट बी देयर। सर डिपार्टमेंट ये कहता है जो लेबर हमने उसमें लगाई है, और लेबर का जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो टैक्स करके कुछ डिपार्टमेंट काट लेता है उसमें। उसको अंशदान अपना देना पड़ता है, या वो और कोई रीजन? मैं आपसे वही कह रहा हूँ सर, अगर मान लीजिए कोई सप्लाई डिपार्टमेंट आपको कर रहा है तो इन दैट केस डेफिनेटली उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जो अमाउंट आपसे चार्ज किया जा रहा है वो अगर लेबर टैक्स के नाम पे या अंशदान के नाम पे कर रहा है तो ये पहले टेस्ट होगा कि क्या वो सप्लाई है कि नहीं है। अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो फिर तो जीएसटी की लायबिलिटी आ नहीं सकती, लेकिन अगर वो सप्लाई है तो फिर उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, और उसमें फिर आरसीएम में आपको टैक्स देने की जवाबदारी बन सकती है। थैंक यू सर। सरजीत सिंह बरेली से। सरजीत साहब अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। सरजीत सिंह जी बरेली। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा एक डायरेक्ट क्वेरी तो नहीं है, लेकिन अभी आपने एक जवाब दिया, अभी 2 मिनट पहले बंसल साहब ने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जिसमें वो कह रहे थे कि जानवरों को चारा आता है जो कि एग्जम्प्ट होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा था कि उस पर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी कि नहीं। तो सर जब पेरेंट एंट्री ही एग्जम्प्ट है तो फिर सर आरसीएम कैसे आएगा उसमें? नहीं सर, ये लॉजिक आपका जीएसटी में नहीं चलेगा जी। उसमें हो सकता है कि आप एग्जेम्प्टेड कमोडिटी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो भी उसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ जाए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन इस तरीके का नहीं है। आपका लॉजिक ठीक है लेकिन लीगली करेक्ट नहीं है वो बात। तो हो सकता है कि आपका ओरिजिनल जो कमोडिटी है वो एग्जेम्प्टेड है बट उसका ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल हो सकता है। जी 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 जी। तो मतलब वो जो शेड्यूल जो आप कह रहे हैं, जो रेफर कर रहे थे, जो एंट्री 12 नंबर नोटिफिकेशन नंबर 12, उसको मतलब रेफर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।